Yes, hello. Good evening, everyone. Good evening. Good evening to all of you. Good evening to all of you. Everyone, please confirm बेटा, am I audible? Am I visible clearly to all of you? एक बार सभी लोग फटाफट कंफर्म कर देंगे चैट बॉक्स में. Everyone, please confirm in the chat box बेटा, am I audible? Am I visible clearly to all of you? ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? ऑल क्लियर. वेरी गुड, वेरी गुड. मैं एकदम ठीक हूँ बेटा. हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सभी लोग? हाउ आर यू ऑल? कल तो सर आप फॉर्म में थे. अच्छा. हाँ. अच्छा, मैराथन सेशन की बात कर रहे हो? यार फॉर्म में ही आना पड़ेगा. पूरा सब्जेक्ट अगर रिवाइज करना है तो पेस भी उसी हिसाब से चेंज करनी पड़ेगी. तो हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सभी लोग बेटा? हाउ आर यू ऑल? तो आई होप यू ऑल आर गुड एंड प्रिपेयरिंग वेल फॉर योर एग्जाम. सभी लोग ठीक हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं. और इस कोर्स की अगर हम लोग बात करें तो जियोमेट्रिक डिजाइन ऑफ रोड में दो टॉपिक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं. पहला टॉपिक हम लोगों ने कंप्लीट किया था फैक्टर्स अफेक्टिंग द जियोमेट्रिक डिजाइन ऑफ द रोड. ठीक है. फैक्टर्स अफेक्टिंग एक रोड की जियोमेट्री को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं उनके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था. देन वी हैव डिस्कस्ड. उसके बाद जो हमारा अगला डिस्कशन था दैट वाज रिलेटेड टू द क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट ऑफ द रोड. तो एक यार तुम लोग को IRC 73 मैंने रेफरेंस के लिए बताया था. IRC 73. कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने IRC 73 को विजिट किया, एक बार देखा, टाइम दिया थोड़ा सा 15-20 मिनट? Have you gone through the guidelines of the IRC 73 for the design, geometric design of the road? Yes or no? बताओ भाई. रेफरेंस के लिए मैंने आपको बताया था कि ऑल द मेंबर्स आर, जितने भी जियोमेट्रिक डिजाइन में मेंबर्स की डिजाइनिंग की हम लोग बातचीत करने वाले हैं उन सभी से रिलेटेड स्पेसिफिकेशन कहाँ पर मिल जाएंगे आपको? इन डिटेल्ड वे. ठीक है. तो इजिली अवेलेबल है. यू कैन सिंपली सर्च IRC 73. यू विल गेट द कोड दैट इज अवेलेबल ऑन द डिजिटल प्लेटफॉर्म. ठीक है. तो इजिली अवेलेबल है, उसको आप खुद से भी सर्च कर सकते हैं. दैट कोड, दैट गाइडलाइंस आर इजिली अवेलेबल. यू कैन सिंपली टाइप, अभी आप टाइप करके उसको एक्सेस कर सकते हैं. अभी आप क्लास के दौरान ही सिंपली IRC 73 टाइप करके यू कैन एक्सेस. चेक करके एक बार देख लो. एक्सेस करने का मतलब देख लो अवेलेबल है. अगर है तो ठीक है, अदरवाइज मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा. ठीक है. एक बार देख लो. अगर एक्सेस है तो क्लास के बाद उसको थोड़ा सा टाइम देना. यू विल लर्न समथिंग न्यू. कुछ नई चीजें आपको सीखने को मिलेंगी. देखो, ये हो सकता है कि हमारे सिलेबस या हमारे एग्जाम के अकॉर्डिंग अभी हमें वो सारी चीजें उतना डिटेल में ना पढ़नी हो. इट मे बी पॉसिबल, यस और नो. बट एटलीस्ट हमें वी शुड नो ऑल द रेफरेंसेस. एज ए सिविल इंजीनियर, एज ए डिजाइन इंजीनियर, हमें रेफरेंसेस पता होने चाहिए. ठीक है. अभी हमारे सिलेबस की रिक्वायरमेंट कम है तो हम कम पोर्शन पढ़ लें, सेलेक्टिव पार्ट पढ़ लें. बट आगे अगर कभी कोई जरूरत पड़े तो यू शुड बी अवेयर. आप उससे अवेयर रहें. यू शुड अवेयर, यस और नो. दैट इज द ऑब्जेक्टिव. दैट इज द प्राइम ऑब्जेक्टिव. मिल गया? ठीक है. चलिए, तो आई होप दोज हु आर रेगुलर इन द क्लास हैव ज्वाइंड द क्लास. तो जो लोग भी रेगुलर हैं सभी लोगों ने क्लास को ज्वाइन कर लिया है. और अब हम लोग आसानी से अच्छे से अपने डिस्कशन को स्टार्ट कर सकते हैं. नाउ वी कैन स्टार्ट अवर डिस्कशन. तो अगला जो इंपॉर्टेंट, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है सर. किस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है? फॉर ऑल द टेक्निकल एग्जाम. जितने भी बेटा आपके टेक्निकल एग्जाम है, गेट का एग्जाम है, ESE का एग्जाम है, जो भी आपके स्टेट्स के AE और JEE के एग्जाम है, फ्रॉम ऑल द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, जो वॉट एवर वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ, अब जो हम लोग अपना डिस्कशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. और वो डिस्कशन है दैट इज रिलेटेड टू द साइट डिस्टेंस. तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट ऑफ द रोड.
रोड के क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट के बारे में हम लोगों ने अपने डिस्कशन को कंप्लीट कर लिया था। नोट्स कैसे प्रिपेयर करें, तो नोट्स के लिए बताया था मोहित बेटा। देखो क्लास के नोट्स आपको मिल जाते हैं, क्लास के दौरान आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए कि जो कंसेप्ट आपको बताया जा रहा है वो समझिए। दो तरीके हैं, या तो मैं आपको लिखने के लिए यहाँ पर टाइम दूं कि बेटा ये चीजें हैं लिख लो। अब कई बार क्या होता है प्रेजेंटेशन में बहुत सारी चीजें होती, पीपीटी में रिटर्न होती हैं, ठीक है, उतना कुछ आपको लिखने की जरूरत नहीं है। तो मैं आपको क्या सजेस्ट करूंगा कि जस्ट आफ्टर द क्लास एक हैबिट बना लीजिए कि आपने क्लास अटेंड की, क्लास के दौरान भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। क्लास के दौरान जो जो चीजें आपको समझ में आ रही हैं अच्छे से नोट करते जाइए। सबसे बेस्ट तरीका है, जो चीजें मैं यहाँ पर नोट कर रहा हूँ लिख रहा हूँ वो आपके नोट्स में भी होनी चाहिए। सिंपल द कंसेप्ट है। तो कोई डेरिवेशन कर रहे हैं, कोई डेफिनेशन लिख रहे हैं, और जिस तरीके से मैं शॉर्ट में डेफिनेशन लिख रहा हूँ उस तरीके से आप डेफिनेशन लिख लीजिए, ठीक है। और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, यू कैन आफ्टर द क्लास आप क्लास के पीडीएफ को एक बार गो थ्रू कर लीजिए। उससे आपको बेनिफिट क्या मिलेगा कि आपके कंसेप्ट रिवाइज भी हो जाएंगे। और अगर कुछ ऐसा है जो क्लास में नोट करने के दौरान छूट गया है और पीडीएफ में अवेलेबल है तो उसको ऐड कर लीजिए, तो उसको ऐड कर लीजिए। तो इस तरीके से एक इफेक्टिव नोट्स, बढ़िया नोट्स आपके बन जाएंगे। इन दिस वे यू कैन प्रिपेयर द इफेक्टिव नोट्स, ठीक है। क्योंकि देखो कई बार बच्चों को यहाँ पर एक चीज लगती है कि सर एक बार क्लास में पढ़ा फिर उसी को हम नोट्स में बनाएंगे, बार बार एक ही चीज को पढ़ेंगे। भाई बार बार पढ़ना है, बार बार पढ़ना है। और इसमें सब अच्छी बात क्या है कि आपको पता है भाई नोट्स बनाने पड़ेंगे, तो नोट्स बनाने के लिए आप डेडिकेटेड होके पूरी क्लास के एक एक डिस्कशन को रिकॉल करेंगे, तो साथ साथ आपका बहुत अच्छा रिवीजन भी होता चला जाएगा। समझ रहे हो, तो नोट्स तो बन ही रहे हैं, साथ साथ रिवाइज भी हो रहा है। तो एक बार क्लास के बाद क्लास को रिवाइज कर लीजिए, और एक बार नेक्स्ट क्लास के पहले प्रीवियस क्लास को रिवाइज कर लीजिए। इतना भी अगर तुम इस पूरे सब्जेक्ट के दौरान करते रहोगे तो बहुत अच्छी कमांड हो जाएगी आपकी इस सब्जेक्ट में। सारा खेल जो है ना बेटा वो रिवीजन का है, ध्यान रखना, सारा खेल जो है वो रिवीजन का है। जितना अच्छा पेवमेंट अनइवननेस, अच्छा पेवमेंट अनइवननेस अभी समझा देता हूँ, कोई बात नहीं, रह गया होगा। पेवमेंट अनइवननेस जो है वो अभी बता देता हूँ, टेंशन की कोई बात नहीं, परेशान मत हो, ठीक है। चलो तो पहले पेवमेंट अनइवननेस को ही खत्म कर लेते हैं। तो एक टर्म आया था पेवमेंट अनइवननेस, इसके बारे में कुछ जरूरी बातें समझ लो। अब हम लोग क्या करते हैं, पेवमेंट, जाहिर सी बात है हम चाहते तो ये हैं कि हम जो रोड बना रहे हैं उसकी सरफेस जो हो वो लेवल्ड सरफेस हो या स्मूथ सरफेस हो, यही तो चाहते हो। लेकिन कितनी भी कोशिश कर लो प्रैक्टिकली, क्या आप बोलोगे कि सर जो भी सरफेस हम प्रिपेयर कर रहे हैं रोड की टॉप सरफेस वो फुल्ली लेवल्ड, एब्सोल्यूट लेवल्ड होगा? ऑब्वियसली आंसर इज नो। तो फॉर एग्जांपल वी वांट टू अचीव द लेवल लाइक दिस, हम इस तरीके से रोड सरफेस बनाना चाह रहे हैं, बट अगर प्रैक्टिकली देखोगे तो इसमें होगी कहीं ना कहीं अनइवननेस, कहीं पे एलिवेशन, डायग्राम स्केल में नहीं है, डायग्राम इज नॉट इन स्केल, तो इतना ज्यादा नहीं होगा। ट्रैफिक सेपरेटर को ही मीडियन बोलते हैं बेटा, बताया था, ट्रैफिक सेपरेटर को ही मीडियन बोलते हैं, जिसको आप जनरली आम भाषा में डिवाइडर बोलते हैं। गौरव लास्ट क्लास में डिस्कस किया है, तो आप उसको ट्रैफिक सेपरेटर बोल दो, मीडियन बोल दो, एक ही बात है, उसी का नाम है। तो अब इस अनइवननेस को आप मेजर करते हैं। अच्छा अब इसका होता क्या तरीका, क्यों मेजर कर रहे हैं? देखो जिस भी रोड में पेवमेंट अनइवननेस ज्यादा होगी, पेवमेंट अनइवननेस अगर किसी रोड पे ज्यादा है तो वहां का जो ट्रैफिक होगा वो ज्यादा स्पीड से मूव कर सकता है या कम स्पीड से। इफ द पेवमेंट अनइवननेस ऑफ एनी सरफेस, रोड सरफेस इज मोर, in that case in that case obviously the traffic can move with the slower speed, ट्रैफिक कम स्पीड से मूव करेगा, व्हीकल जो है वो कम स्पीड से कंफर्टेबल कंडीशन में मूव कर पाएंगे। सिमिलरली अगर हम लोग बात करें, अगर हम चाहते हैं कि हमारा हाई स्पीड ट्रैफिक है तो हम इस पेवमेंट अनइवननेस को कम रखना चाहते हैं। तो ये तो होता है गेम पेवमेंट अनइवननेस का। अब इसको मेजर कैसे करते हैं, इंपॉर्टेंट बात ये, तो एक इसके लिए इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बम्प इंडिकेटर। अब इस बम्प इंडिकेटर का काम क्या होता है, सिंपल एक व्हीकल होता है, सिंपल एक व्हीकल होता है, और यहां पर हम लोग क्या करते हैं, एक निडल इंस्टॉल करके रखते हैं। ये निडल इंस्टॉल करके रखी है।
अब ये निडल जो होती है ये रोड सरफेस से टच करती रहती है, ये निडल जो होती है ये रोड सरफेस से टच करती रहती है। और इस व्हीकल को हम लोग क्या करते हैं, इस रोड के लेंथ के अलोंग मूव कराएंगे। और ये जो निडल है इट कैन कम आउट एंड कम इनसाइड, तो ये इस डायरेक्शन में इस तरीके से निडल मूव कर सकती, फिक्स निडल नहीं होती है। फिक्स निडल होगी तो टूट जाएगी ना भाई। एडजस्टेबल है। तो जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये सरफेस है, अब आपने यहां से बम्प इंडिकेटर मूव कराया, तो यहां पर क्या है, यहां पर देखिए क्या है, यहां पर अगर डिप्रेशन है तो ये निडल विल बी समथिंग लाइक दिस, और जैसे ही ऊपर आएगा तो ये निडल ऊपर चली जाएगी, लेंथ विल डिक्रीज। तो इट इज एडजस्टेबल इन दिस वे। और हम क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर लेंथ में, किसी पर्टिकुलर लेंथ ऑफ रोड में इस व्हीकल को लेके निकल जाते हैं। इसके साथ एक डायल लगा होता है, इसके साथ इसको मेजर, ये क्या मेजर करता है बेसिकली में, ये क्यूमुलेटिव राइज और फॉल मेजर करता है। ये निडल का जो क्यूमुलेटिव राइज एंड फॉल है, क्यूमुलेटिव राइज एंड फॉल है, वो मेजर करके बता देगा इन दिस लेंथ एल, कि इस पूरे एल लेंथ के दौरान आपके इस रोड पे इस निडल का क्यूमुलेटिव राइज और फॉल कितना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप राइज को कंसीडर कर रहे हैं पॉजिटिव, तो फॉल कंसीडर हो जाएगा निगेटिव। समझ रहे हो? तो फाइनली आपको बता देगा कि इतने का क्यूमुलेटिव राइज और फॉल है। तो बम्प इंडिकेटर की हेल्प से जो पेमेंट अनइवननेस हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, वो जनरली डिफाइन करते हैं कितना क्यूमुलेटिव राइज एंड फॉल है डिवाइड बाय द टोटल लेंथ ऑफ रोड, टोटल लेंथ ऑफ द रोड। इन दिस वे वी कैन डिफाइन द पेमेंट अनइवननेस। ये कहानी थी। सर सर्वेइंग कब से है? सर्वेइंग कहाँ पे पूछ रहे हो, इस बैच में? इस बैच के में देखना प्लानर में दिया होगा सर्वेइंग कब से है। इस बैच में प्लानर में दिया होगा सर्वेइंग कब से, एक बार चेक कर लेना। ठीक है, तो प्लानर इज अपलोडेड, आई थिंक प्लानर आप सभी के पास है, तो उसमें सारी डिटेल होगी। वन बुक फॉर प्रैक्टिस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फॉर गेट एंड ईएससी एग्जामिनेशन। बेटा गेट और ईएससी का प्रीवियस ईयर का कोई भी एक बुक नहीं आता है, ठीक है? गेट और ईएससी का प्रीवियस ईयर का अलग अलग बुक आता है। गेट का प्रीवियस ईयर अलग आपको लेना पड़ेगा और ईएससी का अलग लेना पड़ेगा। तो गेट का तो ऑलरेडी गेट वाला का अवेलेबल आपको मैंने बताया भी था, फर्स्ट क्लास में दिखाया भी था। ईएससी के आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में अभी काम चल रहा है, तो वो डेवलपमेंट स्टेज में है। तब तक आप मार्केट से और भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनको अरेंज कर सकते हैं। जब तक यहाँ से अवेलेबल अभी नहीं हो पा रहा है, तब तक आप जो वेरियस ऑप्शंस अवेलेबल है, वेरियस ऑप्शंस आर अवेलेबल, क्योंकि हमें तो अल्टीमेटली क्वेश्चंस ही चाहिए ना, हमें तो क्वेश्चंस ही चाहिए ना। सर इज योर कंटेंट सफिशिएंट फॉर आईएएस मेंस एग्जामिनेशन? अब ये मैं कैसे बताऊं, ये तो आप बताओगे। ये कंटेंट जो है वो आईएएस मेंस के लिए सेटिस्फैक्ट्री है कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा? बताओ क्या तरीका है, हाँ? कैसे पता चलेगा? तो अगर आपके पास टाइम है तो मैं जरूर आपको रिकमेंड करूंगा कि वॉट एवर टॉपिक्स वी आर कवरिंग, जो टॉपिक्स हम लोग कंप्लीट करते चले जा रहे हैं, सबसे पहले तो आप उनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाइए, पीवाईक्यू। ठीक है, और अगर ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लिए हैं तो आपके पास अगर टाइम है तो ईएससी का मेंस का प्रीवियस ईयर भी आता है। जिस तरीके से ऑब्जेक्टिव का प्रीवियस ईयर आता है उसी तरीके से ईएससी का मेंस का प्रीवियस ईयर भी आता है। तो थोड़ा सा टाइम निकाल के आप उस टॉपिक से रिलेटेड ईएससी के मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस करिए। और जब मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लगाएंगे तो देन यू विल कम टू नो, अगर आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं तो सीधा सीधा जवाब है कि डिस्कशन जो हो रहा है वो रिलीवेंट है। नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ और चेंज करने की जरूरत है। तो ये जिम्मेदारी मैं आपको देता हूं कि ये कंटेंट जो है ये यूजफुल है कि नहीं, आपके लिए सेटिस्फैक्ट्री है कि नहीं मेंस एग्जाम के लिए। इसके लिए आप लोग क्वेश्चंस जरूर ट्राई करिए, अटेम्प्ट करिए और खुद से ये एक्सप्लोर करिए कि आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, कह रहे हैं सर रिकॉर्डेड क्लासेस और लाइव क्लासेस, लाइव में ऐप में, ऐप में कि आप में? आप में डिफरेंस है वो जो
नहीं दिख रहा है, कहाँ नहीं दिख रहा है? लाइव में नहीं दिख रहा है या रिकॉर्डेड में नहीं दिख रहा है? लाइव में नहीं दिख रहा है या रिकॉर्डेड में नहीं दिख रहा है? हैं? तो यार मेरा तो सेम ही रहता है। आज थोड़ी तबीयत सही नहीं है। आज के लिए मैं बोल सकता हूँ आई एम नॉट कंप्लीटली फीलिंग वेल। तो इट मे बी रीजन कि आपको थोड़ा एनर्जी डाउन लग रही हो। ठीक है, अदरवाइज ऐसा है नहीं। सब माइंड का खेल है। आप रिकॉर्डेड क्लास जब देखते तो उसमें आपका इंटरेक्शन नहीं होता है। तो रिकॉर्डेड क्लास हो सकता है आपको थोड़ा सा उतना अच्छा कनेक्टिविटी ना दे पाए, और नहीं भी दे पाएगी। लाइव क्लास में कनेक्टिविटी ज़्यादा होती। आपने कोई कमेंट किया, मैंने उस कमेंट को तुरंत पढ़ के उसका आंसर दे दिया, रिलीवेंट है उसको एक्सप्लेन कर दिया, उसको अटेंड कर लिया। अदरवाइज रिकॉर्डेड क्लास में वन वे कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, ठीक है। तो आज थोड़ा सा स्टमक पेन है, पता नहीं क्यों। आई एम नॉट फीलिंग वेल। तो जितना डिस्कशन कंटिन्यू कर पाएंगे हम लोग करेंगे, अदरवाइज कल कंटिन्यू करेंगे। अभी भी अजीब सा फील हो रहा है। ठीक है, तो ये था कि चलो थोड़ी देर मिलते हैं, जितना डिस्कशन अच्छे से आराम से कर पाएंगे उतना करेंगे। नहीं होगा तो फिर आगे क्लास कंटिन्यू करेंगे, कोई प्रॉब्लम की बात सच है नहीं। ठीक है, वो सब मैनेजेबल है। क्लास होना जरूरी है, उससे आपकी कंटिन्यूटी मेंटेन रहती है। तो जनरली मैं प्रेफर नहीं करता हूँ कि गैप हो अननेसेसरी का। तो जितनी देर भी जैसे भी हम लोग अवेलेबल होंगे, ऐसा होता है कई बार। आपके लिए भी मेरा यही सजेशन है, जैसे कई बार आपकी भी तबीयत खराब होती है, कोई रीजन है, कोई काम है, तो कंप्लीटली हम स्टडी से अवे हो जाएं, ये रिकमेंडेड नहीं है। अगर रेगुलर आप डेली आप 5 घंटे पढ़ाई करते हैं, तो अगर तबीयत नहीं सही है तो 50 मिनट पढ़ाई कर लो। 50 मिनट भी नहीं पढ़ पा रहे हो तो 30 मिनट पढ़ाई कर लो। तो एक कनेक्टिविटी में रहोगे, एक फ्लो मेंटेन रहेगा, जैसे ही सही होगे उसको ओवरकम कर लोगे। पूरी तरीके से जब गैप हो जाता है तो दोबारा से स्टार्ट करने में फिर थोड़ी सी दिक्कत आती है, ये प्रॉब्लम रहती है। ठीक है, तो कनेक्टिविटी बना के रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। चलें आगे। चलिए, तो एक टॉपिक है उसको कंप्लीट करते हैं, फिर आगे देखते हैं, जैसा सिचुएशन होगा उस हिसाब से कंटिन्यू करेंगे हम लोग। तो आज जो डिस्कशन करने जा रहे हैं दैट इज रिलेटेड टू द साइड डिस्टेंस। और साइड डिस्टेंस में भी आज हम लोग डिटेल में बात करेंगे एसएसडी के बारे में। चलो सबसे पहले समझो एसएसडी होता क्या, साइड डिस्टेंस होता क्या है। क्यूमुलेटिव का मतलब होता है प्लस माइनस ऐड करते चले जाओ। क्यूमुलेटिव का मतलब होता है प्लस माइनस ऐड करते चले जाओ। हाँ, क्यूमुलेटिव मतलब जस्ट प्रीवियस रीडिंग को नेक्स्ट रीडिंग के साथ ऐड करते चले जाइए। जैसे फॉर एग्जांपल ये लिखा हुआ 1 2 3 4 5, इनका अगर आप क्यूमुलेटिव समेशन करेंगे तो आप ऐसे लिखेंगे 1 1 + 2 3 3 + 3 6 6 + 4 10 10 + 5 15। तो ये इसका क्यूमुलेटिव समेशन हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो फर्स्ट नाउ वी आर वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय द साइड डिस्टेंस। साइड डिस्टेंस का गेम होता क्या है? देखो, साइड का मतलब समझते हो क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय द साइट, ये जो टर्म लिख के आ रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय द साइट? व्हाट डू यू मीन बाय द साइट, दिस टर्म साइट? एनीवन? कोई भी? साइट का सिंपल सा मतलब होता है विजिबिलिटी। साइट का सिंपल सा मतलब होता है विजिबल या फिर विजिबिलिटी। डिस्टेंस के बारे में हम सभी लोग जानते हैं, डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं दूरी। ठीक है, तो देखो कितना दूर तक देख पा रहे हो, ये होता है साइड डिस्टेंस। वेनेवर अब इतनी कॉमन सेंस हम सभी को है कि अगर कोई यूजर हमारा रोड पे मूव कर रहा है, तो उसको ट्रैफिक के वेरियस ऑपरेशंस को कंप्लीट करने के लिए, सेफली कंप्लीट करने के लिए, एक किसी भी रोड पे, किसी भी तरीके की रोड हो, स्ट्रेट रोड हो, हॉरिजॉन्टल कर्व हो, वर्टिकल कर्व हो, कुछ भी हो, एनी टाइप ऑफ द रोड, दिन हो या रात हो, सेफ मूवमेंट के लिए अगर हम लोग बात करें तो प्रॉपर रोड पे विजिबिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखो दो बातें हैं, बच्चा यहाँ पर कंफ्यूज होता है। उस कंफ्यूजन को मैं स्टार्टिंग से ही लेके चलता हूं ताकि आप में ऐसा कोई कंफ्यूजन ना आए। समझना जरा ध्यान से। ये एक रोड है, इस रोड पे ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक प्रॉपर विजिबिलिटी है। इसका मतलब क्या, जितने भी यूजर हैं क्या वो ए पॉइंट से बी पॉइंट को क्लियरली, हर यूजर रोड पॉइंट ए से पॉइंट बी को क्लियरली देख पाएगा? व्हाट डू यू थिंक? आंसर इज नो। अरे भाई, मेरी आई साइट ही अगर कमजोर है,
मेरी आई साइट ही अगर कमजोर है, मेरी विजिबिलिटी ही अगर कमजोर है, तो आई विल नॉट एबल टू सी द पॉइंट बी फ्रॉम द पॉइंट ए ऑल्दो द विजिबिलिटी डिस्टेंस इज अवेलेबल। यस और नो? तो कौन कितना देख पाएगा ये तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा। उसी तरीके से एक रोड पे सेफ ऑपरेशंस के लिए कितनी विजिबल डिस्टेंस रिक्वायर्ड है, ये तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा। मेरी रिक्वायरमेंट अलग है, आपकी रिक्वायरमेंट अलग है, थर्ड यूजर की रिक्वायरमेंट अलग होगी। हैव यू गॉट दिस पॉइंट? यस और नो? रिक्वायरमेंट सबकी अलग अलग होगी। ऑब्वियसली हर इंडिविजुअल की रिक्वायरमेंट विजिबल डिस्टेंस की सेफ ट्रैफिक ऑपरेशंस के लिए अलग अलग होगी। लेकिन क्या हम सबके लिए अलग अलग रोड को डिजाइन कर सकते हैं? अब दूसरा एंगल समझो। आपने बोला सर मेरी रिक्वायरमेंट अलग, आपने बोला मेरी रिक्वायरमेंट अलग, आपने बोला मेरी रिक्वायरमेंट अलग है। लेकिन एज अ डिजाइनर जब एक सिविल इंजीनियर किसी रोड को डिजाइन कर रहा होगा, तो क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि वो सबके इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट के बेसिस पे डिजाइनिंग कर पाए? बताओ। अब जैसे इस क्लास का एग्जांपल ले लो, कोई बच्चा चाह रहा सर ऐसे पढ़ाइए, कोई बच्चा चाह रहा ऐसे पढ़ाइए, कोई किसी अलग मेथोडोलॉजी से पढ़ना चाह रहा है। सबकी रिक्वायरमेंट अलग अलग है, सबकी चाहते अलग अलग हैं। बट क्या ये मेरे लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि इफ देयर आर एन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, आई कैन फॉलो द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स? तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं? ऐसे केस में हम लोग एक बेस्ट जनरल गाइडलाइन को उठा लेते हैं। तो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैंने आपको चीजों को समझाने का वो तरीका उठाया, वो तरीका सेलेक्ट किया कि जो जनरली सभी के लिए यूजफुल हो। यस और नो? आई एम नॉट फोकसिंग ऑन इंडिविजुअल मेथोडोलॉजी ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ ईच एंड एवरी स्टूडेंट। हमने एक जनरल मेथोडोलॉजी ले ली है और उसका एडवांटेज मैक्सिमम लोगों को मिल रहा है। यस और नो? तभी तो चीजें आगे चल पा रही हैं। तो दो आपको हमेशा इन चीजों को समझना दो पॉइंट ऑफ व्यू से, एक तो यूजर की रिक्वायरमेंट क्या है और एक हम एज ए डिजाइनर हम उसमें क्या कर सकते हैं। तो अभी तक के डिस्कशन से एक चीज तो ये क्लियर हो गई कि भाई हम सबके लिए इंडिविजुअल डिजाइनिंग नहीं कर सकते हैं। डिजाइनिंग तो हम जनरल करेंगे जिसमें मैक्सिमम यूजर या सभी यूजर सेफ रहें। वी विल डिजाइन द रोड लाइक दिस। तो आपने बोला कि सर व्हाट डू यू मीन बाय द साइड डिस्टेंस? तो साइड डिस्टेंस की डेफिनेशन क्या होती है? इट इज द मिनिमम विजिबल डिस्टेंस रिक्वायर्ड। इट इज द मिनिमम विजिबल डिस्टेंस रिक्वायर्ड, विजिबल डिस्टेंस रिक्वायर्ड या अवेलेबल बोल दो, along the length of road, along the length of road for safe traffic operation, for safe traffic operation। किसी भी रोड पे सेफ ट्रैफिक ऑपरेशन के लिए कितनी विजिबिलिटी अवेलेबल है, इसी को हम लोग बोलते हैं साइट डिस्टेंस। अब यहां पर कुछ चीजें तो हम समझ गए, लेकिन कुछ चीजें नई दिख रही हैं। जैसे सर आपने एक टर्म यहां पर लिखा है अलोंग द लेंथ ऑफ द रोड। ये जो आपने एक टर्म लिखा है अलोंग द लेंथ ऑफ द रोड, इसको मुझे समझाइए। तो एक काम करते हैं, इसके लिए अलग अलग केस ले लेते हैं सो दैट यू विल गेट द क्लियर अंडरस्टैंडिंग। तो केस कुछ ऐसे ले लिए कि फॉर एग्जांपल आपकी रोड स्ट्रेट है, ये यूजर यहां पर है और आपने यहां तक की फॉर एग्जांपल विजिबिलिटी प्रोवाइड की है। तो ये जो डिस्टेंस हम लोगों ने मेजर की है, ये हम लोगों ने अलोंग द लेंथ ऑफ द रोड मेजर की है क्या? लेफ्ट साइड में कितना देख पा रहे हो, राइट साइड में कितना देख पा रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं है। हमेशा जब हम साइड डिस्टेंस की बात करते हैं तो ये डिस्टेंस हम मेजर करते हैं, ये डिस्टेंस हम डिफाइन करते हैं अलोंग द लेंथ ऑफ द रोड। हैव यू गॉट दिस पॉइंट? चलो एक दूसरा केस देखो। फॉर एग्जांपल कोई एक आपने कर्व रोड बनाई है। अब इस कर्व रोड में हमारा यूजर है, उसको मान लो यहां तक की विजिबिलिटी दिख रही है, यहां तक की विजिबिलिटी उसको, ये पर्टिकुलर पॉइंट जो है पी, यहां तक की विजिबिलिटी है यहां से ए पॉइंट से। तो हाउ वी कैन मेजर द साइड डिस्टेंस इन दिस रोड? चलो मैं आपके आसानी के लिए इसको रिप्रेजेंट कर देता हूं। कैन आई से दिस येलो डिस्टेंस एज द साइड डिस्टेंस? कैन आई से दिस येलो डिस्टेंस एज द साइड डिस्टेंस? बोलो,
ये जो येलो डिस्टेंस मैंने रिप्रेजेंट की है, क्या मैं इसको साइड डिस्टेंस बोल सकता हूं? कैन आई से दिस येलो डिस्टेंस, कैन आई रिफर दिस येलो डिस्टेंस एज द साइड डिस्टेंस? आंसर इज गोइंग टू बी नो। अभी अभी तो मैंने बताया कि साइड डिस्टेंस को हमेशा आप मेजर करते हैं अलोंग द लेंथ ऑफ द रोड, और रोड के लेंथ के अलोंग अगर हमें यहां पर कर्वेचर दिख रहा है तो वी नीड टू we need to consider we need to consider the effect of the curvature also. Yes or no? We need to consider the effect of the curvature also. तो कर्व लेंथ जो होने वाली है, दैट वी विल रिफर एज द साइड डिस्टेंस. दिस येलो डिस्टेंस, स्ट्रेट डिस्टेंस, वी आर नॉट गोइंग टू रिफर एज द साइड डिस्टेंस. दिस कर्व डिस्टेंस विल बी कंसीडर एज द साइड डिस्टेंस. नाउ हैव यू गॉट द क्लियर अंडरस्टैंडिंग? क्लियर है बेटा? अभी क्लियर है? अभी एक बार कंफर्म कर दो. एवरीवन प्लीज कंफर्म बेटा, द डिस्कशन इज क्लियर टिल नाउ. यहां तक की सभी बातें अगर सभी को क्लियर है तो एक बार कंफर्म कर दो. इफ द डिस्कशन टिल नाउ इज क्लियर टू एवरीवन, प्लीज कंफर्म इन द चैट बॉक्स. अब मुद्दा आता है कि सर आपने बोला सर सेफ ट्रैफिक ऑपरेशन के लिए जो मिनिमम डिस्टेंस रिक्वायर्ड है उसको हम लोग बोलते हैं साइड डिस्टेंस. सर कौन सा, किस किस ट्रैफिक ऑपरेशन की आप बात कर रहे हैं? चलिए इसके बेसिस पे साइड डिस्टेंस को हम लोग डिफाइन करते हैं, और उसमें पहला जो साइड डिस्टेंस होता है इसको हम लोग बोलते हैं स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस. अच्छा, इसी के कुछ और नाम भी हैं. आप स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस बोल दीजिए, या फिर इसी के लिए हम लोग टर्म यूज कर लेते हैं एब्सोल्यूट मिनिमम. एब्सोल्यूट मिनिमम साइड डिस्टेंस. एक टर्म और इसके लिए हम लोग यूज करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन पासिंग. नॉन पासिंग साइड डिस्टेंस. तो दीज आर द टर्म, these are the term that we are using or referring for the stopping side distance. चलिए सर, इन जनरल साइड डिस्टेंस तो समझ में आ गया. इट इज द विजिबल डिस्टेंस दैट वी आर मेजरिंग अलोंग द लेंथ ऑफ द रोड फॉर द सेफ ट्रैफिक ऑपरेशन. सर ये एब्सोल्यूट मिनिमम साइड डिस्टेंस, नॉन पासिंग साइड डिस्टेंस, या फिर ये स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस का मतलब क्या, इसकी कहानी क्या, हमें ये समझा दीजिए. चलो, तो जब कभी भी कोई भी व्हीकल देखिए मूव कर रहा है, फॉर एग्जांपल एनी व्हीकल दिए, कोई व्हीकल है जो कि वी स्पीड से मूव कर रहा है. अच्छा, एक चीज और ध्यान रखनी है, पूरे सब्जेक्ट में हाईवे में, रेलवे में, एयरपोर्ट में, जहां पर भी मैं स्मॉल वी लिखूं तो अब आपको पता हो जानी चाहिए यूनिट होगी मीटर पर सेकेंड, और जहां पर भी मैं कैपिटल वी लिख दूं तो बाय डिफॉल्ट आपको पता चल जाएगा कि यूनिट क्या है, केएमपीएच है. तो अब इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं रहेगा सर ये वी मीटर पर सेकंड में है कि ये वी किलोमीटर पर आवर में है? बता दीजिए. बता तो मैं दूंगा ही, लेकिन कहीं अगर इन जनरल लिख दूं और आगे बढ़ जाऊं तो बाय डिफॉल्ट इट शुड बी क्लियर टू एवरीवन कि हम लोग अगर स्मॉल वी नोटेशन यूज कर रहे हैं तो हमारी जो स्पीड है वो मीटर पर सेकंड में है, और कैपिटल वी अगर यूज कर रहे हैं तो हमारी जो स्पीड हम है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं किलोमीटर पर आवर में. क्लियर है ये बात? बोलो बेटा. दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन? ये पॉइंट सभी को क्लियर है? यस और नो? दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन? यस और नो? क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है? तो देखो फॉर एग्जांपल अगर ये कोई व्हीकल है जो कि वी स्पीड से मूव कर रहा है, ये व्हीकल मूव कर रहा था, इसके अंदर एक प्यारा सा अपना ड्राइवर बैठा हुआ है जो इस व्हीकल को मूव करा रहा था. इसके सामने कोई एक ऑब्जेक्ट, कहाँ गया, इसके सामने मान लो अचानक से कोई एक ऑब्जेक्ट आ गया. इसके सामने अचानक से कोई एक ऑब्जेक्ट आ गया. ऐसी सिचुएशन में अगर आप ड्राइवर होते तो क्या करते? ऐसी सिचुएशन में अगर आप रोड पे मूव कर रहे हैं, किसी स्पीड से मूव कर रहे हैं और सामने से कोई एक ऑब्जेक्ट आ गया, इन दिस सिचुएशन व्हाट यू विल डू? ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे? तो दो चीजें हैं. एक तरीका तो ये कि हम ब्रेक लगा के अपने व्हीकल को रोकना चाहेंगे ताकि हमारा इस ऑब्जेक्ट के साथ किसी भी तरीके का कोई भी कोलिजन ना हो. हम कुछ करेंगे, वी विल अप्लाई द ब्रेक, हम ब्रेक को अप्लाई करेंगे, और फाइनली हम चाहते हैं यहां जाते जाते हमारी स्पीड जो है वो 0 हो जाए.
देयर शुड बी नो कोलिजन। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि अगर ऑब्जेक्ट की लाइफ का ऐसा कोई डेंजर नहीं है, ऑब्जेक्ट से हमें कोई खतरा नहीं है, तो हम उस केस में ब्रेक नहीं भी लगाते हैं। यस और नो? फॉर एग्जाम्पल, अब कोई एग्रीगेट पड़ा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल कोई एक एग्रीगेट पड़ा हुआ है, कोई लकड़ी का टुकड़ा पड़ा हुआ है, कोई पेपर, पीस ऑफ पेपर पड़ा हुआ है, किसी ने कुछ खा पी के फेंक दिया है, ये बड़ा एक दिक्कत की बात रहती है, नहीं करना चाहिए ऐसा। तो कोई फॉर एग्जाम्पल पैकेजिंग मटेरियल पड़ा हुआ है, तो उस केस में आप क्या करोगे? इन दैट केस यू विल नॉट अप्लाई द। हमेशा ब्रेक लगाना भी सेफ नहीं होता है, क्योंकि आप अकेले थोड़ा इस रोड पे मूव कर रहे हो बेटा, आप अकेले इस रोड पे मूव नहीं कर रहे हो, आपके पीछे और भी तो व्हीकल आ रहे हैं। अब आप एक स्पीड में थे, फॉर एग्जांपल 80 kmph इसकी स्पीड से मूव कर रहे थे, एंड इफ यू आर अप्लाइंग द सडनली ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं, इन दैट केस देयर मे बी द कोलिजन फ्रॉम द बैक एंड। वहां पर पीछे वाला व्हीकल आपसे कोलाइड कर जाएगा, इस बात की पॉसिबिलिटी है, इस बात के चांसेस हैं। यस और नो? यस, देयर मे बी द पॉसिबिलिटी। यस, देयर मे बी द पॉसिबिलिटी, ऐसी पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल है। तो अभी डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट कैसा। तो इसके लिए किन ऑब्जेक्ट के लिए हमें ब्रेक लगाना है, किन ऑब्जेक्ट के लिए हमें ब्रेक नहीं लगाना है, इसके लिए आईआरसी ने आपकी हेल्प कर दी। आईआरसी ने बोला द मिनिमम हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट शुड बी इक्वल टू 0.15 मीटर। ऐसी सिचुएशन में जब आप रोड की एसएसडी को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, या आप अपने व्हीकल के लिए कितनी डिस्टेंस रिक्वायर्ड है ये कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो आप सिर्फ उन ऑब्जेक्ट को कंसीडर करिए जिनकी हाइट जो मिनिमम है वो 0.15 मीटर है। मतलब 0.15 मीटर से कम हाइट वाले ऑब्जेक्ट को आपको कंसीडर नहीं करना है। उस केस में वी आर नॉट गोइंग टू अप्लाई द ब्रेक, उनसे आपको कोई भी डिस्कंफर्ट नहीं होगा। अच्छा, अब हमें एक रोड पे कितनी विजिबिलिटी मिलेगी, ये इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि रोड की सरफेस से हमारी हाइट क्या है। डू यू एग्री ऑन दिस पॉइंट? भाई बिल्कुल रोड के सरफेस के पास ऐसे बैठ के देखो तो तुम्हें विजिबिलिटी कम मिलेगी, थोड़ा ऊंचाई से देखो तो विजिबिलिटी ज्यादा होगी, ज्यादा दूर तक आप देख पाएंगे। तो प्रॉब्लम यह है कि जब कभी भी हम विजिबिलिटी की बात कर रहे हैं, विजिबिलिटी कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो उस केस में आईआरसी ने क्या बोला कि कैपिटल एच इज द हाइट ऑफ द ड्राइवर्स आई लेवल अबव द रोड सरफेस। और इसको आईआरसी ने बोला कि कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये मान के चलेंगे कि आपके ड्राइवर की जो एवरेज हाइट है वो 1.2 मीटर है। तो यहां पर ये मैंने दो टर्म इंट्रोड्यूस कर दिए, कैपिटल एच और स्मॉल एच। कैपिटल एच इज द हाइट ऑफ द ड्राइवर्स आई लेवल अबव द रोड सरफेस, और स्मॉल एच हो गया आपका मिनिमम हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट वी आर कंसीडरिंग फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द एसएसडी। जो एसएसडी के कैलकुलेशन के लिए हम लोग मिनिमम हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कंसीडर कर रहे हैं, दैट इज स्मॉल एच। अच्छा, एक चीज हम ये भी जानते हैं कि whenever we will apply the brake, ब्रेक अप्लाई करते ही द मोमेंट यू आर अप्लाइंग द ब्रेक, क्या उसी मोमेंट में आपका व्हीकल स्टॉप हो जाएगा? द मोमेंट यू आर अप्लाइंग द ब्रेक, क्या उसी मोमेंट पे आपका व्हीकल स्टॉप हो जाएगा? आंसर, अरे आएंगे एसएसडी में आएंगे मोहित, अभी तो सब बेसिक बेसिक चीजें क्लियर कर रहे हैं, परेशान मत हुआ करो बेटा, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। अब इतने दिन हो गए हैं, इतनी क्लासें आपने फॉलो कर ली है, बिल्कुल आपको पता है कि सब बता के जाएंगे। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं कि मुझे कुछ आता होगा और मैं आपको नहीं बताऊंगा। मैं किसके लिए बचा के ले जाऊंगा यार, इतना इनसिक्योर क्यों हो? अरे कोई ऐसे खाने पीने की चीज हो तो ठीक है भाई, सब मत खिला दो, बढ़ जाएगी, कुछ अपने लिए भी रख लेते हैं तो टेंशन भी हो। हाँ, पैसा हो तो परेशान हो कि अरे सारा पैसा बांट देंगे तो हम क्या करेंगे, है ना? तो अब बिल्कुल रिलैक्स हो, बस ध्यान से सुनो। अभी तो मैं एक एक टर्म, जो जो टर्म आ रहे हैं सब जगह उनको क्लियर करके सब कहानी को भी जोड़ दूंगा, टेंशन मत लो। तो व्हेनेवर इट इज नॉट पॉसिबल कि जब हम कभी भी व्हीकल में ब्रेक अप्लाई करते हैं तो अचानक से हमारा व्हीकल स्टॉप हो जाए। अच्छी बात है, अचानक से स्टॉप नहीं हो रहा है। अगर हमारा व्हीकल अचानक से स्टॉप हो जाएगा तो उस बात से सबसे ज्यादा तकलीफ आपको होगी, आप एज ए ड्राइवर या जो भी पैसेंजर बैठे हैं। तो कभी देखा होगा ना आपने, अचानक से आप व्हीकल में मूव कर रहे हैं, अचानक से ब्रेक अगर अप्लाई कर देता है हमारा ड्राइवर, तो डिस्कम्फर्ट होता है कि नहीं होता है? जाके शीशे से टकरा जाते हैं, हाँ?
होता है कि नहीं होता है? मूवीज में आपने देखा होगा, एकदम से ब्रेक मारा, ड्राइवर शीशा तोड़ते हुए बाहर हवा में, देखा है कि नहीं देखा है? यस, तो वो तो और डिस्कम्फर्ट वाली कंडीशन है, वो तो और हमारे लिए डिस्कम्फर्ट वाली कंडीशन है। यस और नो? तो बिल्कुल हम ऐसा नहीं करते हैं, ऐसा नहीं करते हैं। तो हमें कुछ डिस्टेंस रिक्वायर्ड होती है, उस डिस्टेंस के बाद ही फाइनली हम अपनी स्पीड को जीरो कर सकते हैं। चलिए, अब इतनी चीजें समझने के बाद अब हम लोग समझते हैं कि ये एसएसडी क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय द एसएसडी? तो फुल फॉर्म मैंने बताया, इट इज द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। तो अब इसको कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज द मिनिमम डिस्टेंस, इट इज द मिनिमम डिस्टेंस रिक्वायर्ड for stopping the vehicle, for stopping the vehicle without any collision, without any collision along the along the length of the road। किसी भी रोड पे अगर हम अपने व्हीकल को सेफली रोकना चाह रहे हैं तो हमें कितनी डिस्टेंस की रिक्वायरमेंट है? देखो, जितनी डिस्टेंस की रिक्वायरमेंट है, हमें कम से कम उतनी विजिबिलिटी होनी चाहिए। तो अब दोनों चीजें पैरेलल में चल रही हैं। हमारे यूजर को कितनी डिस्टेंस रिक्वायर्ड है, अगर हमें ये पता चल जाए तो हम रोड बनाते समय उतनी विजिबिलिटी प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, हम उस रोड पर उतनी विजिबिलिटी इंश्योर करने की कोशिश करेंगे, और करनी भी पड़ेगी जितनी डिस्टेंस आपको रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जाम्पल, आप मेरे घर में आते, सर हम आपके यहाँ डिनर करेंगे, ठीक है? तो मान लो फॉर एग्जाम्पल तुम्हारी जो डाइट है वो 5 रोटी की है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है? किसी कम ज्यादा है, अच्छी बात है। तुम्हें डिनर में फॉर एग्जाम्पल 5 रोटी चाहिए, या लंच में आते हो लंच में 5 रोटी चाहिए, ये तुम्हारी रिक्वायरमेंट है। हमने 2 ही रोटी बना के रखी, हमने तुमसे डिस्कस नहीं किया, हमने तुमसे डिस्कस नहीं किया, 2 रोटी बना के रख दी, तुम आए, क्या होगा? यू विल बी, क्या होगा? आप कंप्लीटली सेटिस्फाई नहीं होंगे, आपकी पूरी तरीके से भूख खत्म नहीं होगी। यस और नो? यस और नो? यस और नो? भाई, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट थी, कम से कम तो उतनी रोटी होनी चाहिए। उससे ज्यादा होती तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं थी, आप अपनी एज पर द अपनी रिक्वायरमेंट अपना डाइट पूरी कर लेते, बच गई तो बच गई, ठीक है? यस और नो? आपको एज ए यूजर कोई दिक्कत नहीं होती अगर क्वांटिटी ज्यादा अवेलेबल होती आपकी रिक्वायरमेंट से। प्रॉब्लम कब होगी? आपको प्रॉब्लम तब होगी, 3 पॉसिबिलिटी हैं। जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उतने मेरे पास रोटियां अवेलेबल हैं, उतनी ही डाइट अवेलेबल है, कोई प्रॉब्लम होगी? हाँ या ना? जल्दी बोलो। जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उतनी ही अवेलेबिलिटी है, कोई प्रॉब्लम होगी? नहीं। जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा की अवेलेबिलिटी है, आपको कोई प्रॉब्लम होगी? जवाब लिखो चैट बॉक्स में सभी लोग, हाँ या ना। जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा की अवेलेबिलिटी है, इन दैट केस विल यू हैव एनी प्रॉब्लम? नो। प्रॉब्लम केवल एक केस में हो रही है, जब आपकी रिक्वायरमेंट से कम के रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। तो एक रोड पे हम कितनी विजिबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं ये एक चीज है, हमारे यूजर को कितनी विजिबिलिटी रिक्वायर्ड है वो अलग चीज है। हमारा यूजर को सेफली अपने व्हीकल को स्टॉप करने के लिए जितनी डिस्टेंस उस रोड पे रिक्वायर्ड है, अगर हम उसके बराबर या उससे ज्यादा की विजिबिलिटी उस रोड पे प्रोवाइड कर दें तो वो सेफ है कि अनसेफ है? एक एक शब्द ध्यान से सुनना, एक एक शब्द ध्यान से सुनना, अदरवाइज फॉर्मूला ही याद करते रह जाओगे, अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप होगी। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, फिर से मैं रिपीट कर देता हूं अगर किसी ने मिस कर दिया हो। हमारे यूजर को सेफली अपने व्हीकल को स्टॉप करने के लिए जितनी डिस्टेंस की रिक्वायरमेंट है,
अगर हम अपनी रोड पे एज अ डिजाइनर उतनी या उतने से ज्यादा की विजिबिलिटी अपने यूजर को प्रोवाइड कर दें, इन दैट केस आवर यूजर इज सेफ और अनसेफ? बताओ भाई, इन दैट केस आवर यूजर इज सेफ और अनसेफ? टेल मी। इन दैट केस आवर यूजर इज सेफ और अनसेफ? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल यूजर सेफ है। तो अब तो चीजें आसान होती चली जा रही हैं। तो अब हम किसी तरीके से ये प्रोवाइड पता कर लेते हैं कि किसी भी रोड पे अगर हमारा कोई यूजर मूव कर रहा है तो उसको मिनिमम कितनी डिस्टेंस रिक्वायर्ड है सेफली अपने व्हीकल को स्टॉप करने के लिए। और एज अ डिजाइनर वी विल प्रोवाइड द विजिबिलिटी दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट रिक्वायर्ड डिस्टेंस। यस और नो? अब फिर वही बात है, हर यूजर की रिक्वायरमेंट अलग अलग हो सकती है, हर हर इंडिविजुअल की डाइट अलग हो सकती है। ऐसा कोई रूल थोड़ा कि हर इंडिविजुअल की डाइट 5 ही रोटी की है। यस और नो? हर इंडिविजुअल की रिक्वायरमेंट अलग अलग हो सकती है। तो अब हम डिजाइनिंग करते समय किसके लिए डिस्टेंस कैलकुलेट करें? मैं अपने लिए डिस्टेंस कैलकुलेट करूं, हिमांशु के लिए करूं, कुणाल के लिए करूं, देवेंद्र के लिए करूं, आदित्य के लिए करूं, किसके लिए डिस्टेंस कैलकुलेट करूं? क्योंकि एक रोड पे तो हम सभी घूम रहे होंगे ना। तो अब समस्या हो गई खतरनाक, इस केस में समस्या हो गई खतरनाक। तो हम लोगों ने ये बोला कि भाई अब हम एक एक यूजर पे फोकस तो देखो नहीं कर पाएंगे, हम एक एक यूजर पे तो फोकस नहीं कर पाएंगे। और जब समस्या जब कभी भी खतरनाक होती तो हम कहाँ पहुंच जाते हैं? हम पहुंच जाते हैं आईआरसी के पास कि सर अब हमें नहीं समझ में आ रहा है कि ये जो डिस्टेंस हम कैलकुलेट करें ये किस यूजर के लिए करें, क्योंकि सबकी रिक्वायरमेंट सबकी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग हैं। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम बताते हैं। तो आईआरसी ने बताया, चलिए समझते हैं क्या बताया। तो फॉर एग्जाम्पल दिस इज द व्हीकल, ये आपका कोई व्हीकल था। अब जरा ध्यान से समझना, ये व्हीकल कोई ए है जो ए पॉइंट पे है, जो कि वी स्पीड से मूव कर रहा था। अचानक से इसने एक ऑब्जेक्ट देखा जो कि बी पॉइंट पे था। अब ऐसा आप मूव कर रहे हैं, अचानक से कोई एक ऑब्जेक्ट दिखेगा, तो अब पूरी पिक्चर में हो क्या रहा है इसको थोड़ा फ्रेम बाय फ्रेम समझने की कोशिश करो। आप रोड पे मूव कर रहे हैं, आपके सामने अगर अचानक से कोई एक ऑब्जेक्ट आएगा तो आप उस सिचुएशन को एनालाइज करने के लिए आपको कुछ टाइम चाहिए। ऐसा नहीं कि बस तुमने देखा और ब्रेक अप्लाई कर दिया। तुमने ए पॉइंट पे बी पॉइंट के ऑब्जेक्ट को देख तो लिया है, लेकिन चाह कर भी तुम इस पॉइंट पे ब्रेक नहीं लगा सकते हो। जब तक तुम पूरे माहौल को समझोगे, तब तक माहौल को समझते समझते बेटा तुम ए से सी पॉइंट पे पहुंच गए हो और अभी भी तुम्हारी स्पीड में कोई कमी नहीं हुई है। तुमने सिचुएशन को देखा, अभी उसमें तुमने कोई रिएक्शन नहीं दिया है, लेकिन इस दौरान भी आपका व्हीकल जो है वो वी स्पीड से मूव कर रहा था। और जब व्हीकल वी स्पीड से मूव कर रहा था तो आप कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो और कवर कर लेंगे, मानते हो कि नहीं? तो यहां पर भी आप जब आप ए से सी पहुंच गए, अभी भी स्पीड आपकी वी है। सी पे आते आते अब आपने सिचुएशन को पूरा एनालाइज कर लिया है। अब सिचुएशन को एनालाइज करने के बाद सी पॉइंट पे आपने ब्रेक अप्लाई किया, सी पॉइंट पे आपने ब्रेक अप्लाई किया और ब्रेक अप्लाई करने के बाद कुछ डिस्टेंस कवर करी और फाइनली आप यहां जाके सेफली रुकना चाह रहे हैं। तो अगर मैं बोलूं कि आपका यूजर आपके लिए इस रोड पे अपने व्हीकल को सेफली रोकने के लिए कितनी डिस्टेंस रिक्वायर्ड है, तो क्या मैं बोल सकता हूं यहां पर कि जो ए बी ए टोटल डिस्टेंस होगी दिस विल बी इक्वल टू एस एच डी। अपने व्हीकल को सेफली स्टॉप करने के लिए कम से कम मुझे इस रोड पे इतनी डिस्टेंस होनी अवेलेबल होनी चाहिए, या कम से कम रोड पर इतनी विजिबिलिटी होनी चाहिए। यस और नो? बेटा यहां पर ये जो डिस्टेंस आप देख पा रहे हैं एसी, इस डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं लैग डिस्टेंस। इस डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं लैग डिस्टेंस। और ये जो डिस्टेंस आप देख पा रहे हैं बीसी, इस डिस्टेंस को यहां पर हम लोग रिफर करते हैं ब्रेकिंग डिस्टेंस। इस डिस्टेंस को हम लोग रिफर करते हैं एज अ ब्रेकिंग डिस्टेंस। तो ये हो गया एल जी लैग डिस्टेंस और ये हो गया ब्रेकिंग डिस्टेंस एल बी।
क्लियर है? तो अगर हम टोटल एसएसडी निकालना चाह रहे हैं तो मैं लिख सकता हूं टोटल एसएसडी जो होगा वो कुछ और नहीं होगा, वो लैग डिस्टेंस और ब्रेकिंग डिस्टेंस के समेशन के बराबर होगा। वो लैग डिस्टेंस और ब्रेकिंग डिस्टेंस के समेशन के बराबर होगा। डू यू एग्री ऑन दिस पॉइंट? यहां तक की बातचीत से आप सहमत हैं? तो अगर हम किसी तरीके से लैग डिस्टेंस निकाल लें, अगर हम किसी तरीके से लैग डिस्टेंस निकाल लें, जरा ध्यान से समझना बेटा, तो कुछ नहीं है यार, सिंपल सी बात है। ये जो आपने डिस्टेंस कवर की है ए टू सी, बचपन में हमें पढ़ाया गया था चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, याद है? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, और अगर हम यहां से डिस्टेंस निकालना चाह रहे हैं तो हम लिख सकते हैं वेलोसिटी इनटू टाइम। तो किस वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं ये तो पता होगा। सर एक डाउट है। हाँ पूछिए सर, आपका क्या डाउट है? पहले मोहित का डाउट ले लेते हैं, फिर आगे बातचीत करते हैं। बोलो बेटा मोहित, क्या डाउट है? व्हाट इज योर डाउट? बोलो क्या डाउट है बेटा? यू कैन आस्क योर डाउट, यू कैन आस्क योर डाउट। सर एसएसडी मतलब मिनिमम डिस्टेंस। यस, इट इज द मिनिमम डिस्टेंस रिक्वायर्ड फॉर स्टॉपिंग द व्हीकल। It is the minimum distance required for stopping the vehicle to avoid collision without any collision। तो अब जब उस डिस्टेंस की एनालिसिस करने हम बैठे तो हमें पता चला कि अगर हमें कोई एक ऑब्जेक्ट यहां पर दिखा है और हम यहां पर अपनी स्पीड को जीरो करना चाह रहे हैं, तो इस पूरी स्टोरी के दौरान और हो क्या क्या रहा है। चलो पहले समझ लो, मोहित के लिए थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाकी लोग को भी हेल्प लगेगी। एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आप सभी से लोगों से पूछता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ध्यान से सुनना। फॉर एग्जाम्पल मेरा एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, व्हाट इज योर नेम। बात इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि द मोमेंट आई हैव कंप्लीटेड माई क्वेश्चन, जिस मूवमेंट पे मेरा क्वेश्चन खत्म हुआ, क्या उसी सेम मूवमेंट पे आप आंसर दे सकते हैं? बोलो। द मोमेंट आई हैव कंप्लीटेड माई क्वेश्चन, विल यू एबल टू गेट योर आंसर एट द सेम मोमेंट ऑफ टाइम? और भैया ये तो बड़ा सिंपल सा बेसिक सा, 15-20 साल उम्र हो गई है तुम्हारी, 20-21 साल के आसपास के होगे तुम, ठीक है? 15 साल से तो तुम लोगों को बता ही रहे हो कि व्हाट इज योर नेम। स्टिल द मोमेंट आई हैव कंप्लीटेड माई क्वेश्चन एट द सेम मोमेंट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम यू विल नॉट एबल टू आंसर। पता है ऐसा क्यों हुआ? पता है ऐसा क्या हुआ? तो ये मैंने पूछा व्हाट इज योर नेम, इसके बीच में लगा कुछ टाइम, फिर तुमने बोला सर मेरा नाम मोहित है। इसमें अब इस बीच ये टाइम कहां चला गया, ये समझो ना। ये टाइम को ही बोलते हैं हम लोग रिएक्शन टाइम। अब जब मैंने तुमसे पूछा व्हाट इज योर नेम, तो तुम्हारा दिमाग ने काम करना शुरू किया। तुम्हारे दिमाग ने पूछा कि ये जो नाम हमसे सामने वाला प्राणी पूछ रहा है, इसका हमारा रिलेशनशिप क्या है। समझ रहे हो? दोस्त हैं, भाई हैं, परिवार के रिलेटिव हैं, कॉलेज के लोग हैं, ऑफिस के लोग हैं। क्यों? उसका रीजन है क्योंकि आपका एक नाम तो है नहीं। आपका एक नाम नहीं है। जैसे तुम्हारा ऑफिशियल नेम कुछ और है, तुम्हारे घर का निक नेम कुछ और है ना? तुम्हारे दोस्त तुम्हें किसी और नाम से बुलाते हैं। क्यों भाई? तुम्हारे बहुत अच्छे जो दोस्त होते हैं, बहुत ही अच्छे वाले दोस्त, वो तुम्हें किसी और नाम से बुलाते हैं, वो किसी और तरीके से आपको संबोधित करते हैं। तो तुम्हें यह समझना पड़ा पहले कि सर को कौन वाला नाम बताना है। तुम्हें यह समझना पड़ेगा, अगर तुमने गलती से यहां पर वो वाला नाम बता दिया जिस नाम से तुम्हें बहुत अच्छे वाले दोस्त पुकारते हैं, तुम्हारी तो मौज हो जाएगी यहाँ पे। क्यों भाई? बताओ। मम्मी अलग नाम से बुला रही घर में, कहाँ है हमारा लल्ला? हैं? क्यों भाई? लल्ला तो नहीं बता दोगे सर माय नेम इज लल्ला? तो ये चीजें तुमने समझी, और इस समझने में टाइम तो चली।
दुनिया रुक थोड़ा गई है कि अच्छा अच्छा अच्छा, एक काम करिए आप आराम से सोच समझ लीजिए, समय वहीं थम गया है, समय वहीं थम गया है। अच्छा आप जब सोच लीजिएगा तब बता दीजिएगा। ऐसे ही जब आपने किसी ऑब्जेक्ट को देखा, हाँ, जैसे ही आपने किसी ऑब्जेक्ट को देखा तो चीजों को समझने में जो टाइम लग रहा वो तो लग रहा है, लेकिन इस दौरान हमारा व्हीकल तो भाग ही रहा है ना वी स्पीड से। तो ये डिस्टेंस भी तो कंसीडर करनी पड़ेगी। ये डिस्टेंस तो हमेशा रिक्वायर्ड होगी। जब कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट आएगा तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस जो कि लैग डिस्टेंस के बराबर होगी वो तो हमेशा रिक्वायर्ड होगी। अगर हम इस लैग डिस्टेंस को कंसीडर नहीं करते हैं तो भी तो खेल हो जाएगा। समझो, आपने कैलकुलेशन के लिए इस लैग डिस्टेंस को कंसीडर ही नहीं किया, भिड़ंत हो जाएगी फिर, और क्या हो जाएगा। तो अब इस लैग डिस्टेंस को निकाला कैसे जाए, समस्या ये था। तो हमने बोला सर डिस्टेंस जो होता है तो हम लिख सकते हैं लैग डिस्टेंस वेलोसिटी क्या है व्हीकल की, या रोड डिजाइन स्पीड क्या है, और इस टाइम को हम लोगों ने बोल दिया रिएक्शन टाइम। इस टाइम को बेटा हम लोगों ने क्या बोल दिया, इसको बोल दिया हम लोगों ने रिएक्शन टाइम। अब ये रिएक्शन टाइम हमारे यूजर का कितना होगा, ये एक अगला सवाल बन गया। तो तुमने फिर कहा किससे, आईआरसी से, कि अब हमारा रिएक्शन टाइम अलग है, सर का रिएक्शन टाइम अलग है, हमारे दोस्त का रिएक्शन टाइम अलग है, हम सभी एक रोड पे मूव कर रहे हैं। तो अब आप डिजाइन करते समय या इस डिस्टेंस को कैलकुलेट करते समय हम में से किसका रिएक्शन टाइम कंसीडर करेंगे। ये तो समस्या की बात है ना। देयर आर एन नंबर ऑफ यूजर्स, तो हम किसके रिएक्शन टाइम के बेसिस पे डिस्टेंस निकाल दें। तो आप, आईआरसी ने बोला एक काम करो बेटा, एक थ्योरी होती है इसके बारे में थोड़ा सा जान लो। इसको हम लोग बोलते हैं पीआईईवी थ्योरी। पीआईईवी थ्योरी क्या होता है, इस पी स्टैंड्स फॉर द परसेप्शन, पी स्टैंड्स फॉर द परसेप्शन, आई स्टैंड्स फॉर द इंटेलेक्शन, इंटेलेक्शन, ई स्टैंड्स फॉर द इमोशंस, यहां पर जो ई है वो इमोशंस के लिए है, और वी स्टैंड्स फॉर द वायलेशंस। अब हिंदी में समझ लो, अंग्रेजी तो मैंने लिख दिया, ठीक है सर। तो सभी का स्पीड भी तो अलग अलग है, हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है, इसीलिए तो मैंने बोला डिजाइन स्पीड एक टर्म यूज किया। हम जब रोड डिजाइन करते हैं ना तो एक पर्टिकुलर स्पीड के लिए करते हैं। तुम मूव कर रहे हो नहीं कर रहे हो वो तुम्हारी चॉइस है, तुम उस स्पीड से मूव कर रहे हो नहीं कर रहे हो तुम्हारी चॉइस है। जब हम एक रोड बनाते हैं तो उस रोड की डिजाइन स्पीड होती है। जो बच्चे, जो यूजर उस डिजाइन स्पीड को फॉलो करते हैं वो सलामत रहते हैं। जो हीरो बनते हैं जो उस स्पीड को फॉलो नहीं करते हैं तो एक, क्या ही करें फिर हम, समझ रहे हो। अब मान लो नेशनल हाईवे पे डिजाइन स्पीड 100 है, तुम 100 की स्पीड से चलोगे तुम सेफ रहोगे। अब तुम 150 की स्पीड से भागने लगो तो जो होगा उसके लिए तुम खुद जिम्मेदार हो। यस और नो, हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, ओनली यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो हम ये तो नहीं हाथ पकड़ के बोल सकते हैं, समझा ही सकते हैं भाई कि भाई ओवर स्पीडिंग मत करना, साइन लगा दिए, पेनाल्टी लगा दिया, डरा दिया, तुमको थोड़ा सा धमका दिया कि फाइन लगा देंगे, जेल हो जाएगी तुम्हें ओवर स्पीडिंग करोगे। अब तुम्हें मानना ही नहीं है किसी को कि नहीं नहीं सर हम तो 200 के नीचे चलते ही नहीं है, चलो फिर अपने रिस्क पे चलो, क्या कर सकते हो। ठीक है, तो हम, तुम्हें अलग अलग यूजर की स्पीड नहीं पता है लेकिन तुम्हें रोड की स्पीड तो पता है कि रोड हम किस डिजाइन स्पीड के लिए बना रहे हैं। यस और नो। और अभी तो हम डिजाइनिंग की ही बात कर रहे हैं ना, तो अभी हम इंडिविजुअल की बात ही नहीं कर रहे। वही मैं बोल रहा हूं, यू हैव टू टाइप ऑफ द केसेस, वन इज द डिजाइन प्रॉब्लम एंड अनदर अनदर इज द एनालिसिस प्रॉब्लम। अभी और उस पर बातचीत करेंगे। तो अभी हम डिजाइन प्रोस्पेक्टिव से देख रहे हैं कि हम एक जनरल डिजाइन जो सभी के लिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए सही हो, वो कर रहे हैं हम। समझ रहे हो। हैव यू गॉट दिस पॉइंट बेटा, हैव यू गॉट दिस पॉइंट बेटा, यस और नो, हैव यू गॉट दिस पॉइंट बेटा, यस और नो। चल सकते हैं आगे, चल सकते हैं आगे अगर आपकी आज्ञा हो तो। ठीक है, तो आपने अब इसको गेम समझा। देखो ये होता है हमारा ब्रेन, मान लेते तुम्हारे पास ब्रेन है, अब मान तो सकते ही हैं भाई।
अब होता क्या है, जब कभी भी आप कोई सिचुएशन देखते हो तो सबसे पहले ये सिग्नल आप वाया आई, आंखों के थ्रू आपने चीजों को देखा और ये पूरी कहानी पहुंचाई गई आपके ब्रेन तक कि देखो ऐसे ऐसे हालात हैं। अब ब्रेन को भी उस सिचुएशन को प्रोसेस करने में कुछ टाइम लगता है। तो ब्रेन के पास जब पहुंचा तो ब्रेन ने अब चीजों को एनालाइज करना शुरू किया। सबसे पहले आपने एक्सटर्नल सिचुएशन को परसीव किया और परसीव करने के बाद जब थॉट्स आपके दिमाग में पहुंचे तो अब आपके दिमाग ने उसमें कैलकुलेशन करना चालू किया, एनालाइज करना चालू किया। जब आप एनालाइज करोगे और एनालाइज के जो ओवर आउटपुट होते हैं, ओवर, उनको उनसे आपके कुछ इमोशन सेंटीमेंट भी डेवलप होते हैं। जैसे मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है, आपको लग रहा है यार भिड़ जाएगा तो क्या होगा, हाँ मेरे चोट लग जाएगी, उसके चोट लग जाएगी, किसी की याद आ गई एकदम से कि अब क्या होगा, मुलाकात होगी कि नहीं होगी, आखिरी मुलाकात करके आ रहे हैं क्या। बहुत सारे भाव आ सकते हैं ना। वी आर इमोशनल पर्सन, हमारे अंदर तो इमोशंस तो कूट कूट के भरे हुए हैं। जबरदस्ती कोई आगे गुस्सा भी आ रहा है ना, कई बार गुस्सा, एंगर, डेंजर, फियर, दीज टाइप ऑफ द इमोशंस विल ऑल्सो कम। तो थोड़ा सा समय हमें उन इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए भी चाहिए, है ना, भावनाओं में बह मत जाना। ये सारी चीज तो एनालाइज करने के बाद इमोशंस में कुछ टाइम किल हुआ। जब ये पूरा फेज खत्म हो गया, जब ये पूरा फेज खत्म हो गया तो आपने बोला कि भाई चलो फाइनली हमें डिसाइड कर लिया ब्रेक लगाना है या नहीं लगाना है। तो फिर आपने, दिमाग ने सिग्नल दिया कि भाई जाओ अप्लाई द ब्रेक। यहां पर आपने फाइनल डिसीजन ले लिया। हेयर यू हैव जस्ट परसीव द सिचुएशन, और इस पर्टिकुलर पॉइंट में आपने डिसीजन ले लिया। इसके बीच में जो टाइम लगा है इसी को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, या आसान भाषा में इसी को हम लोग बोल सकते हैं रिएक्शन टाइम। तो साइकोलॉजी की ये थ्योरी है कि दिमाग कुछ इस तरीके से काम करता है ऐसी सिचुएशन में। तो इसको अब क्योंकि दिमाग का ही काम था, तो एक दिन अभी बीच में ही बताया होगा, आपको फिर से रिलेट कर देता हूँ। लोग कहते हैं सर हम तो ड्रिंक एंड ड्राइव करके चला रहे थे, मेरा चालान कट गया, फोटो अलग खींच ली, घर में अलग भेज दी, डंडे और पड़े घर में, हैं। तो सर हम ड्रिंक एंड ड्राइव करके गाड़ी चला रहे थे, क्या दिक्कत है किसी को, है कि नहीं। ऐसे कुछ वाहियात टाइप के सवाल आपके दिमाग में आते हैं ना। है दिक्कत भाई, क्योंकि जिस समय जब वो रोड बनाई गई होगी तो वहां पर ये नहीं माना गया था कि हमारा ड्राइवर ड्रिंक एंड ड्राइव करके चलाएगा। हमने एज ए डिजाइनर ये माना था कि हमारे ड्राइवर सब तमीज वाले इंसान हैं, ड्रिंक एंड ड्राइव करके कोई नहीं, ड्रिंक एंड ड्राइव कोई नहीं करने वाला है। हैव यू गॉट दिस पॉइंट। ड्रिंक करके कोई ड्राइव करने वाला नहीं है। तो वी हैव नॉट कंसीडर्ड दैट फैक्टर वाइल डिजाइनिंग द रोड। और जब आपका यूजर इस तरीके के सब्सटेंस को कंज्यूम कर लेता है तो उसके रिएक्शन टाइम में चेंज आ जाता है। समझ रहे हो। तो अब आपने बोला सर ये तो हर यूजर के लिए अलग अलग होगा, बिल्कुल सही बात है। तो आईआरसी ने बोला ये जो आप सिचुएशन बता रहे हैं, ऐसी सिचुएशन में जनरली जो हमारे यूजर का रिएक्शन टाइम होता है वो 0.5 से 5 सेकेंड तक वेरी करता है। मतलब लगभग लगभग सभी लोग इस टाइम रेंज में डिसाइड कर लेते हैं उन्हें ब्रेक लगाना है कि नहीं लगाना है। 0.5 से 5 सेकेंड का जो टाइम है वो सफिशियंट है टू रिएक्ट इन दिस सिचुएशन। तो आईआरसी ने आपको रिकमेंड किया कि आप एक काम करिए, इन जनरल जब आप डिजाइनिंग कर रहे हैं तो यू कैन कंसीडर द रिएक्शन टाइम एज 2.5 सेकेंड। 2.5 सेकेंड का रिएक्शन टाइम कंसीडर कर लीजिए। आईआरसी ने ऐसा माना, आईआरसी ने क्या माना कि रोड पे मूव करने वाले 90% यूजर, 90% जो यूजर होंगे वो 2.5 सेकेंड या उससे कम समय में ही रिएक्ट कर देंगे। 10% ऐसे यूजर हो सकते हैं जिनका रिएक्शन टाइम 2.5 सेकेंड से ज्यादा होगा। 100% तो देखो कुछ कर नहीं सकते हो तुम, 100% कुछ भी अचीव नहीं कर सकते, 100% कुछ होता ही नहीं है। समझ रहे हो। तो बेस्ड ऑन द 90th परसेंटाइल टाइम, यूजर हमारे आईआरसी ने हमको बता दिया कि यू कैन कंसीडर द रिएक्शन टाइम एज 2.5 सेकेंड। तो भैया अब लैग डिस्टेंस की तो समस्या ही खत्म हो गई। स्पीड हमें पता थी, रिएक्शन टाइम हमें पता चल गया, खेल खत्म। सॉरी। तो रिएक्शन टाइम में इस रिएक्शन टाइम में आपने कितनी डिस्टेंस कवर की है
ये तो पता चल जाएगा ना भाई। अगेन यहां पर हम लोग किसी एक इंडिविजुअल यूजर की बात नहीं कर रहे, इन जनरल सभी यूजर्स की बात कर रहे हैं। लेकिन सवाल किसी एक पर्टिकुलर यूजर से रिलेटेड भी पूछा जा सकता है। वो कहेंगे क्षितिज सचान ड्राइव कर रहे थे, क्षितिज सचान का रिएक्शन टाइम जो है वो 3 सेकंड का है। अगर ये अपने व्हीकल को सेफली रोकना चाहते हैं तो इनको कितनी लैग डिस्टेंस चाहिए? तो अब वहां पर ज्यादा ज्ञानी मत बन जाना, नहीं नहीं सर ने तो बताया कि हमेशा रिएक्शन टाइम 2.5 सेकंड होता है। नहीं भैया, वो डिजाइनिंग के लिए होता है। अब सवाल तो ये भी पूछ सकता ना कि आपका रिएक्शन टाइम 5 सेकंड है, तो आपको कितनी डिस्टेंस चाहिए। वो ये थोड़ा कह रहा है कि आप सेफ रहोगे कि अनसेफ रहोगे, वो ये नहीं पूछ रहा, वो आपसे आपकी रिक्वायरमेंट पूछ रहा है। अब अगर रिक्वायरमेंट डिजाइनिंग से मैच करेगी तो सेफ रहोगे, नहीं मैच करेगी तो अनसेफ है। दैट इज द सेपरेट कंसर्न। हैव यू गॉट दिस पॉइंट बेटा? दोनों ही तरीके के सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, दोनों ही तरीके के सवाल आपको देखने को मिलते हैं। तो एनालिसिस की प्रॉब्लम में कुछ भी डेटा हो सकता है, लेकिन डिजाइन जब कर रहे होंगे तो आईआरसी का डेटा फॉलो करेंगे। हैव यू गॉट द पॉइंट? हैव यू गॉट दिस पॉइंट? ये पॉइंट सभी को क्लियर है, यस और नो? दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन, यस और नो बेटा? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगला एक डिस्कशन कर लेते हैं। अगली डिस्टेंस जो थी वो थी ब्रेकिंग डिस्टेंस। अगली डिस्टेंस जो थी जिसको आपने बोला था एलबी, और एलबी थी ब्रेकिंग डिस्टेंस। ये कौन सी डिस्टेंस है? जब आपने ब्रेक अप्लाई कर दिया, आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक, और फाइनली जब आपका व्हीकल स्टॉप हो रहा है, रुक रहा है। सर लैग डिस्टेंस में जब हमें सिचुएशन देखा एंड ब्रेक जस्ट लगाने से पहले वो डिस्टेंस, हाँ बिल्कुल, बिफोर द एप्लीकेशन ऑफ द ब्रेक। लैग डिस्टेंस में आपने ब्रेक अप्लाई नहीं किया था, यू हैव जस्ट ऑब्जर्व द सिचुएशन, और बिफोर अप्लाइंग द ब्रेक whatever distance you have covered that you can consider as the lag distance। उसी डिस्टेंस को बेटा हम लोग लैग डिस्टेंस बोल रहे थे। क्लियर है सभी को? और ब्रेक लगाने के बाद फाइनली हमारी स्पीड जब 0 हो रही है, उस डिस्टेंस को हम लोगों ने बोला है ब्रेकिंग डिस्टेंस। अब ये कैसे निकालें? तो इसके लिए बचपन में हम लोगों ने कंसेप्ट पढ़ा था, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है? वर्क डन। और वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये सभी ने कुछ बेसिक बातें पढ़ रखी होंगी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, और वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फिर से यहाँ पर रफली बना देता हूं। ये ए पॉइंट था, ये तुम्हारा सी पॉइंट मैंने रिप्रेजेंट किया था, और ये तुम्हारा बी पॉइंट है। यहाँ पर वी 0 था, यहाँ पर वी था, और ये जो डिस्टेंस थी वो ब्रेकिंग डिस्टेंस थी। ये जो डिस्टेंस थी वो ब्रेकिंग डिस्टेंस थी। ये जो डिस्टेंस थी वो ब्रेकिंग डिस्टेंस थी। क्लियर है? ये जो डिस्टेंस थी वो ब्रेकिंग डिस्टेंस है। क्लियर है? तो अब इन दोनों पॉइंट के बीच में मैं ये कंसेप्ट लगा रहा हूं कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू द वर्क डन। चलो साहब, तो यहां पर सी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितनी? हाफ एम वी स्क्वायर। यहां का मास एम है, यहां पे भी मास तो एम ही रहेगा ना। स्पीड यहां पर वी थी, माइनस हाफ एम, और फाइनली स्पीड हो गई 0 का स्क्वायर। इट विल बी इक्वल टू, फोर्स कौन सा काम करेगा? जब आप ब्रेक अप्लाई कर देंगे तो आपके व्हीकल को रोकने के लिए फ्रिक्शन फोर्स काम करता है। और फ्रिक्शन फोर्स होता है फ्रिक्शन का कॉफिशिएंट इनटू नॉर्मल रिएक्शन। फ्रिक्शन फोर्स होता है फ्रिक्शन का कॉफिशिएंट इनटू नॉर्मल रिएक्शन। तो इसको मैं लिख सकता हूं स्मॉल एफ इनटू आर, और जो रिएक्शन होगी वो वेट ऑफ द व्हीकल के बराबर होगी। W विल बी इक्वल टू mg। बोलो, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इट विल बी इक्वल टू F इंटू डब्ल्यू, इट विल बी इक्वल टू F इंटू M इंटू G। बताओ भाई, between the point C and B we have applied this concept that change in kinetic energy it should be equal to the work done। वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ब्रेक लगाने के बाद जो फोर्स पिक्चर में दिख रहा था वो फ्रिक्शन का फोर्स था। डिस्प्लेसमेंट जो हमारा हुआ है, डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है हमारा, वो कितना हुआ है? ये तो फोर्स हो गया। इनटू डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करें तो डिस्प्लेसमेंट एल बी,
एलबी डिस्टेंस आपने कवर की है। तो समराइज कर देते हैं, तो कुछ ये आ गया, हाफ एम वी स्क्वायर विल बी इक्वल टू एफ इंटू एम इंटू जी इंटू एल बी। बोलो हाँ, सभी लोग बोलेंगे हाँ। तो क्या मैं यहां से लिख सकता हूं एल बी विल बी इक्वल टू वी स्क्वायर, एम से एम उड़ा दो, वी स्क्वायर अपॉन 2GF, यही आ रहा है क्या? चेक करो हाँ या ना। एल बी विल बी इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 2GF। तो टोटल जो SSD थी वो लैग डिस्टेंस और ब्रेकिंग डिस्टेंस के बराबर थी। लैग डिस्टेंस हो गई v इंटू टी आर, और ये हो गई वी स्क्वायर अपॉन 2GF। दिस शुड बी द टोटल SSD। हमारे व्हीकल को सेफली रोकने के लिए इतनी डिस्टेंस रिक्वायर्ड है, इतनी मिनिमम विजिबिलिटी होनी चाहिए। अगर इतनी मिनिमम विजिबिलिटी रोड पे होगी तो हमारा यूजर अपने आप को सेफली रोक पाएगा। यही हम चाहते हैं, हमारी चाहत, हमारे मकसद यही थे, हमारी चाहत, हमारे मकसद यही थे। हैव यू गॉट दिस पॉइंट बेटा? बताओ। ये है आपकी इक्वेशन, और यहां पर टर्म की अगर बात करें तो स्पीड हम लोग लेने वाले हैं मीटर पर सेकंड में, रिएक्शन टाइम हम लोग ले लेंगे सेकंड में, एफ है हमारा लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन कॉफिशिएंट, एफ है हमारा लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन कॉफिशिएंट। और जैसा आप सभी को पता है, एस पर आईआरसी इसकी जो वैल्यू होती है वो 0.35 से लेके 0.4 तक वेरी करती है। 0.35 से लेके 0.4 तक ये वैल्यू जो होती है वो वेरी करती है। पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन? तो ये देखो क्या क्या चीजें पढ़ ली, एक बार बता देता हूँ। ये लैग डिस्टेंस थी, ये ब्रेकिंग डिस्टेंस थी। इट इज द लेंथ ऑफ द रोड विजिबल अहेड टू द ड्राइवर इन द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन फ्रॉम अ स्पेसिफिक हाइट। ये हाइट कितनी थी? कैपिटल एच, दैट इज इक्वल टू 1.2 मीटर। कैरिज वे टू स्टॉप द व्हीकल सेफली बिफोर द कोलिजन। दूसरे शब्दों में यही बात मैंने आपको बताई थी, दूसरे शब्दों में यही बात मैंने भी आपको बताई थी। क्लियर है बेटा? तो अब इसका ऑब्जेक्ट की मिनिमम हाइट कितनी हम लोगों ने कंसीडर करी है, दैट इज इक्वल टू स्मॉल एच इज इक्वल टू 0.15 मीटर। चलिए साहब आगे बातचीत करते हैं। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन से ब्रेकिंग डिस्टेंस आपने निकाल ली। तो यहाँ पर फाइनली, और ये हो गई लैग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस, तो ये हम लोगों ने SSD निकाल लिया। इन दिस वे वी हैव कैलकुलेटेड द SSD। और अगर F की बात करें तो IRC ने F की भी एक वैल्यू बता रखी है। जैसे अगर स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा है तो F होगा 0.35। स्पीड अगर 60 किलोमीटर पर आवर है तो F होगा 0.36। और इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये जो F आपको बताए हैं IRC ने कि आप इन F को यूज कर सकते हैं, F की इन वैल्यूज को यूज कर सकते हैं डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से, ये बताए गए हैं अंडर द वर्स्ट कंडीशन। मतलब सबसे खराब हालात भी होंगे ना रोड में, सबसे खराब हालात भी होंगे, तब भी तुम्हें इतना फ्रिक्शन कॉफिशिएंट मिलेगा बिटवीन द पेवमेंट एंड द टायर सरफेस। सर ये खराब हालात क्या हैं? खराब हालात ये हैं कि पेवमेंट जो है, रोड की जो सरफेस है, पेवमेंट जो है वो वेट है, और लो गीली है पेवमेंट। टायर जो हैं वो घिस चुके हैं पुरानी तरीके से, तो टायर जो हैं वो वॉर्न आउट हैं। और तुम्हारे व्हीकल की जो ब्रेकिंग इफिशियंसी है वो केवल और केवल 50% है। इससे खराब हाल क्या होगा? जिस दिन तुम गए पेवमेंट बेड थी, तुम्हारे व्हीकल का जो टायर था वो भी एकदम घिस चुका है, ग्रिप नाम की कोई चीज ही नहीं बची हुई है, और ब्रेकिंग इफिशियंसी भी 50% है। इतने खराब सिचुएशन होगी ना, तब भी IRC कहता है कि तुम्हारे स्पीड के हिसाब से तुम्हें इतना फ्रिक्शन का कॉफिशिएंट वहां पर मिलेगा ही मिलेगा। इस बात की गारंटी कौन ले रहा है? इतना फ्रिक्शन कॉफिशिएंट वहां पर तुमको मिलेगा ही मिलेगा, इस बात की गारंटी कौन ले रहा है? IRC। अच्छी बात है भाई, IRC का काम ही यही है, हमें सेफ रखना और हमें बताना। बताओ बेटा, यहां तक के डिस्कशन में अगर किसी को कोई डाउट हो और कोई क्वेरी हो तो बोल दो। कह रहे हैं कितना अच्छा समझाएं सर, सबको समझ में आ गया कि नहीं ये बताओ यार। कोशिश तो यही रहती है कि अच्छे से समझा दें,
समझ में आ गया है कि नहीं, कोशिश सफल हुई कि नहीं ये बता दो। कोशिश सफल हुई भी है कि नहीं ये भी बता दो। सर ये वैल्यूज याद रखनी है? नहीं, जनरली ये सब वैल्यूज गिवन होती हैं। जनरली सवाल में वैल्यूज गिवन होती है, चिंता मत करो। द डिस्कशन टिल नाउ इज क्लियर टू एवरीवन। एक बार सभी लोग बेटा कंफर्म कर देंगे चैट बॉक्स में। एक बार सभी लोग कंफर्म कर देंगे। एवरीवन प्लीज कंफर्म इन द चैट बॉक्स। द बेसिक डिस्कशन अबाउट द एसएसडी इज क्लियर टू एवरीवन। अभी एसएसडी खत्म नहीं हुआ है, अभी एसएसडी जस्ट शुरू हुआ है। अभी हम लोग एसएसडी में ग्रेडियंट के इफेक्ट को देखेंगे कि रोड में अगर अपवर्ड ग्रेडियंट चढ़ाई है तो क्या होगा, रोड में अगर डाउनवर्ड ग्रेडियंट है, फॉलिंग ग्रेडियंट है, तब क्या होगा, ये भी हम डिस्कस करेंगे। ब्रेकिंग इफिशियंसी का क्या इफेक्ट है, ब्रेकिंग इफिशियंसी का क्या इफेक्ट है हमारे एसएसडी की रिक्वायरमेंट में, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। अलग अलग रोड और अलग अलग ट्रैफिक कंडीशन के बेसिस पे, अलग अलग रोड और अलग अलग ट्रैफिक कंडीशन, लाइक रोड सिंगल लेन है कि टू लेन है, ट्रैफिक वन वे है कि टू वे है, उस केस में मिनिमम डिस्टेंस या मिनिमम विजिबिलिटी कितनी रिक्वायर्ड है, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। करना तो आज ही था बट आज नहीं कर रहे हैं, आज ये बेसिक डिस्कशन करा है। हाँ, लेकिन इतना डिस्कशन कर दिया है कि अब यहाँ से आप एसएसडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर सकते हैं। तो वॉट एवर वी हैव डिस्कस्ड रिलेटेड टू द एसएसडी टिल नाउ, आज जो हम लोगों ने एसएसडी पे यहाँ पे डिस्कस किया है, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपको गेट में, ईएससी में, स्टेट, एई, जेई सभी जगह आए हुए मिलेंगे। तो आप उन क्वेश्चंस को स्टार्ट करना, अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं। आज की क्लास का डिस्कशन हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं, इसके आगे का डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। तो एसएसडी की बात करेंगे, कंप्लीट करेंगे, फिर आईएसडी की बात करेंगे, एचएसडी की बात करेंगे और साथ साथ ओएसडी की बात करेंगे। तो टुमारो वी विल हैव द डिस्कशन अबाउट द रिमेनिंग साइड डिस्टेंसेस अलोंग विद द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द एसएसडी। जो एसएसडी का रिमेनिंग पार्ट है इसको भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, बोलो भाई। चलो, तो देखो कुछ सवाल हैं इसमें, कुछ सवाल हैं जो तुम करना। ये देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, गेट का क्वेश्चन है। एक काम करो, इसको कर ही लो एक अभी, ये क्वेश्चन तो कर ही लो। एवरीवन ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, वॉट एवर वी हैव डिस्कस्ड उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन एक बार ट्राई करिए। हाँ हाँ हाँ, लेते हैं, बिल्कुल लेंगे। कुणाल देखो आ गए, लेंगे लेंगे, सब लेंगे, चिंता क्यों कर रहे हो। आ गया सवाल, आ गया, सॉल्व करके बताइए व्हाट विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये गेट का 2 नंबर का सवाल है, ये गेट में पूछा गया 2 नंबर का सवाल है। एवरीवन ट्राई टू सॉल्व, सभी लोग ट्राई करेंगे, आंसर आ रहा है नहीं आ रहा वो सब बात की बात है। एवरीवन डू ट्राई द क्वेश्चन। सर प्लीज क्लियर माई डाउट, कहाँ रह गया तुम्हारा डाउट। ड्राई पेमेंट के केस में ओल्ड टायर में फ्रिक्शन अधिक होगा या न्यू टायर के केस में। देखो अगर आपका टायर वॉर्न आउट होता है तो ग्रिपिंग पावर कम हो जाती है। अगर आपका टायर पुराना हो गया, घिस गया है, तो ग्रिपिंग पावर कम हो जाती है। और पेमेंट अगर वेट है तो वहां पर फ्रिक्शन कम आप यूटिलाइज कर पाएंगे। रफ प्लेन में अगर तुम्हें चलने को बोला जाए आसानी से चल लोगे, क्योंकि फ्रिक्शन ज्यादा यूज कर पा रहे हो। एकदम चिकना फ्लोर हो, ऊपर से उसमें पानी पड़ा हो, तो चलने में डिफिकल्टी होती कि नहीं होती, क्योंकि वहां पर फ्रिक्शन आप कम यूटिलाइज कर पा रहे हैं। तो ऑब्वियसली अगर पेमेंट हमारा ड्राई है और टायर न्यू है तो वी विल एबल टू यूटिलाइज द मोर फ्रिक्शन। लेकिन जब कभी भी बेटा डिजाइन करते हैं, देखो डिजाइन का एक प्रिंसिपल होता है। सिविल इंजीनियर अपने आप में क्यों महान होते हैं, समझ रहे हो, इसका रीजन यही है। डिजाइनिंग का एक प्रिंसिपल होता है, ऑलवेज प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट कंडीशन। हम जब भी किसी भी चीज को डिजाइन करते हैं
वो खराब से खराब हालात के को मान के डिजाइन करते हैं। तो एज ए इंजीनियर हम ये मानते हैं कि अगर हमारा स्ट्रक्चर, अगर हमारा एलिमेंट या जो कुछ भी हम डिजाइन कर रहे हैं, अगर वो वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन में सरवाइव कर गया तो बेस्ट कंडीशन में तो उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी ना। तो whenever we will design anything, जब कभी भी किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी चीज आप डिजाइन करोगे, ऑलवेज वी विल कंसीडर द वर्स्ट कॉम्बिनेशन, कि सबसे खराब सिचुएशन क्या हो सकती है उसको लेके डिजाइन करते हैं और कोशिश करते हैं कि हमारी डिजाइनिंग उन कंडीशंस में सेफ हो जाए। तो आईआरसी ने भी यही अप्रोच रखा। आपको ज्यादा फ्रिक्शन मिल जाता है तो आईआरसी को कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। आईआरसी ने तो आपको ये बोला कि भाई खराब से खराब सिचुएशन जब होगी ना, तब भी तुम्हें इतना फ्रिक्शन मिलेगा, तुम उसकी बात कर रहे हो। देवेंद्र, डाउट क्लियर हो गया बेटा? देवेंद्र का डाउट था, क्लियर हो गया? देवेंद्र, योर डाउट इज क्लियर बेटा? बोलो देवेंद्र, योर डाउट इज क्लियर? बिल्कुल। तो आई कैन सी द सम आंसर्स इन द चैट बॉक्स। तो सभी लोगों ने ट्राई किया, ये बहुत अच्छी बात है। तो बेटा जब कभी भी क्लास में कोई भी सवाल दिया जाए, कोई भी कंसेप्ट आप कंप्लीट कर लेते हैं, तो उस सवाल को ट्राई जरूर करिए, भले आंसर आ रहा है, सही आ रहा है, गलत आ रहा है, वो सब बात की बात है, ठीक है। तो ट्राई जरूर करिए, वो इंपॉर्टेंट है, कुछ चीजें क्लियर होंगी। आइए इसका देखते हैं सॉल्यूशन। तो बोला गया द परसेप्शन रिएक्शन टाइम ऑफ द व्हीकल ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ 90 kmph। और यहाँ पर रिएक्शन टाइम पूछ रहा है कितना होगा अगर f की वैल्यू जो है वो 0.35 है, और ऐसी सिचुएशन में SHD जो है वो 9 पॉइंट नहीं, SHD जो है वो 170 मीटर है, g की वैल्यू आप 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कंसीडर कर सकते हैं। तो फाइंड आउट द परसेप्शन रिएक्शन टाइम इन सेकेंड। यस, यू कैन यूज द कैलकुलेटर। गेट के केस में आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। आप सभी को मैं एक चीज सलाह दूंगा, अब एडवाइस करूंगा कि अभी से आप वर्चुअल कैलकुलेटर यूज करना शुरू करिए इन द क्लास। जब कभी भी आप क्लास में क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो या पीवाईक्यू लगा रहे हो, तो डू नॉट यूज दिस कैलकुलेटर, बिकॉज गेट में ये कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता है, गेट में वर्चुअल कैलकुलेटर अलाउ होता है। और जब हम लगातार इस कैलकुलेटर को यूज करते रहते हैं और अचानक से अगर हमें वर्चुअल कैलकुलेटर चलाना पड़ता है तो हमें होती है दिक्कत। तो इस पूरी तैयारी के दौरान आप ये प्रैक्टिस में लाइए कि ऑलवेज यू विल यूज द वर्चुअल कैलकुलेटर, जिससे इस पूरी तैयारी के दौरान आपका वर्चुअल कैलकुलेटर में भी अच्छा खासा कमांड हो जाए, ठीक है। तो वर्चुअल कैलकुलेटर आप यूज कर सकते हैं, गेट में कैलकुलेटर अलाउ होता है। ईएससी के जो क्वेश्चंस हैं आप प्रैक्टिस करिए, उसमें कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता है। हम्म? अरे यार ये कैसी बातें कर रहे हो? कह रहा व्हाट इज वर्चुअल कैलकुलेटर? वर्चुअल कैलकुलेटर, वर्चुअल कौन सा, राशन की दुकान में होता है वो? यू आर अटेंडिंग माई क्लास फिजिकली और वर्चुअली? हम लोग कनेक्टेड हैं फिजिकली और वर्चुअली, आमने सामने तो नहीं बैठे हुए ना? बोलो बेटा। हाँ भैया, मोबाइल में होता है, कंप्यूटर स्क्रीन में होता है, उसी को वर्चुअल दुनिया बोलते हैं, है ना? अभी समझ में आ गया है? तो मिल जाएगा गेट का वर्चुअल कैलकुलेटर, आप मोबाइल पे भी डाउनलोड कर सकते हैं। वर्चुअल कैलकुलेटर फॉर गेट डालिए, मिल जाएगा आपको, उसी पे प्रैक्टिस करिए, उनके फंक्शंस के साथ कंफर्टेबल होइए। तो कुछ नहीं करना, हम यहाँ पर लिखेंगे एस एच डी इज इक्वल टू होता है v इंटू टी आर प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2gf। हमारे फॉर्मूले में जो v था वो मीटर पर सेकेंड में था, हमारे फॉर्मूले में जो v था वो मीटर पर सेकेंड में था। यहाँ पर v दे रखा गया kmph में, तो एस एच डी दे रखा गया 170 मीटर। इसको कर देते हैं 90 इंटू 5/18। रिएक्शन टाइम हो गया टी आर प्लस 90 इंटू 5/18 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू 9.81 इंटू 0.35। आई थिंक केवल एक ही अननोन है जो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। आई थिंक देयर इज ओनली
आई थिंक देयर इज ओनली वन अननोन इन दिस इक्वेशन दैट इज द टी आर। और बिल्कुल सही है, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट द रिएक्शन टाइम एज 3.13 सेकेंड। यू विल गेट द रिएक्शन टाइम एज 3.13 सेकेंड। समझ में आया? सर अभी तो आपने बताया था, अभी तो आपने बताया था कि रिएक्शन टाइम 2.5 सेकेंड होगा। नहीं भैया, दैट वी विल कंसीडर फ्रॉम द डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू। अब ये एक ड्राइवर की और एक की ट्रैफिक कंडीशंस को यहां पर बोला गया है कि भैया ऐसे एक ड्राइवर की बात हो रही जिसकी रिक्वायरमेंट 170 मीटर है, तो क्यों होगी, कैसे होगी? क्योंकि उसका रिएक्शन टाइम 3.13 सेकेंड है। तो दैट इज द एनालिसिस प्रॉब्लम, ये एनालिसिस की प्रॉब्लम है। इसी सवाल में ये बोला जाता है कि एक रोड है जिसकी डिजाइन स्पीड 80 के एमपीएच है या 90 मान लो, जो भी दिया गया है। डिजाइन द रोड जिसकी डिजाइन स्पीड 90 के एमपीएच है, जी की वैल्यू 9.81 है, और रिएक्शन टाइम जो है वो, सॉरी रिएक्शन टाइम बोल रहा हूँ, एफ की वैल्यू फॉर एग्जांपल 0.35 है। तो बताइए उस रोड पे कितनी कम से कम एसएसडी होनी चाहिए? तो उस समय एसएसडी को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग कंसीडर करेंगे रिएक्शन टाइम एज 2.5 सेकेंड एज पर द आईआरसी गाइडलाइन, क्योंकि हमें वहां किसी इंडिविजुअल यूजर की तो बात नहीं करनी है। तो वहां पर फिर हम आईआरसी की गाइडलाइन फॉलो करेंगे, और आईआरसी ने बोला है कि फ्रॉम डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू यू कैन कंसीडर द रिएक्शन टाइम एज 2.5 सेकेंड। आप 2.5 सेकेंड का रिएक्शन टाइम कंसीडर कर सकते हैं। डिफरेंस क्लियर हुआ दोनों तरीके के प्रॉब्लम में? द डिफरेंस इज क्लियर टू एवरीवन, यस और नो? द डिफरेंस इज क्लियर टू एवरीवन, यस और नो? बोलो बेटा। द डिफरेंस इज क्लियर टू एवरीवन, यस और नो? व्हाट इज द एनालिसिस टाइप प्रॉब्लम, व्हाट इज द डिजाइन टाइप ऑफ द प्रॉब्लम? क्वेश्चन में ऐसे लिखा नहीं हुआ कि ये एनालिसिस की प्रॉब्लम है, ये डिजाइन की प्रॉब्लम है। बेस्ड ऑन द कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, बेस्ड ऑन द आपको टॉपिक की कितनी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग है, उसके बेसिस पे आप ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे। और वो पूरी कोशिश की गई है कि आपको कंसेप्ट की पूरी अंडरस्टैंडिंग हो। इन दिस वे वी हैव एक्सप्लेन्ड और कवर्ड दिस टॉपिक। चलिए भाई, और भी कुछ सवाल यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिए हैं। ये भी देखो गेट का सवाल है, लेकिन इसमें ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट की बात हो रही है, तो अभी हम लोगों ने ग्रेडियंट को डिस्कस नहीं किया है, तो अभी आप इसको मत करिएगा, ठीक है? और देखो, द कॉफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन इन द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन एस्टिमेटेड एट इतना द ब्रेकिंग, अरे अब इसमें क्या ही है, एलबी पूछी गई, केवल ब्रेकिंग डिस्टेंस कैलकुलेट करनी, एसएसडी नहीं कैलकुलेट करना है, केवल ब्रेकिंग डिस्टेंस कैलकुलेट कर। वी स्क्वायर अपॉन 2GF, स्पीड दे रखी गई है कितना, 65 इंटू 5/18 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू 9.81, और एफ दे रखा गया है 0.396। तो यहां से आप जो भी डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे दैट विल बी द ब्रेकिंग डिस्टेंस इन मीटर। वो आपकी ब्रेकिंग डिस्टेंस हो जाएगी इन मीटर। हो जाएगा भाई? बोलो भाई। सिंपल सा क्वेश्चन है। इन दिस क्वेश्चन यू जस्ट सिंपली नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द ब्रेकिंग डिस्टेंस। चलिए अगला सवाल देख लेते। ईएससी का सवाल है, बोला टोटल रिएक्शन टाइम ऑफ द ड्राइवर डज नॉट डिपेंड अपॉन। रिएक्शन टाइम ऑफ द ड्राइवर है वो किस चीजों पर डिपेंड नहीं करता है। तो कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आते हैं, देख लो। बताओ भाई। रिएक्शन टाइम ऑफ द ड्राइवर विल नॉट डिपेंड अपॉन। परसेप्शन समझने में तो टाइम लगेगा ही ना भाई। ब्रेक रिएक्शन टाइम, कितने जल्दी आप रिएक्ट कर रहे हैं उस पर भी डिपेंड करेगा। माइंड क्या है, माइंड मेंटल कंडीशन क्या, उस पर भी डिपेंड करेगा। स्पीड ऑफ व्हीकल पे रिएक्शन टाइम डिपेंड नहीं करेगा। आप किस स्पीड से मूव कर रहे हैं उस पर डिपेंड नहीं करेगा। तो ईएससी में ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आते रहते हैं। और देखिए, ये भी ईएससी का क्वेश्चन है, इसमें भी ग्रेडियंट है क्या? हाँ ग्रेडियंट है, इसको कल कर लेंगे, कोई बात नहीं। ग्रेडियंट वाले सवाल अभी मत करो। ये पूछ रहा है, ये ईएससी का सवाल है। कंसीडर द फॉलोइंग फैक्टर, रिएक्शन टाइम टीआर, स्पीड वी, कोफिशिएंट ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन एफ, ग्रेडियंट प्लस n% प्लस माइनस n%। Which of these factors are taken into the account for computing the braking distance?
तो अभी तो आपने नहीं पढ़ा, कल इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आप ग्रेडियंट के इफेक्ट को कंसीडर करते हैं तो फॉर्मूला कुछ ऐसा हो जाता आपका, एफ प्लस माइनस n%। ये कल आएगा, कैसे आएगा दिखाऊंगा। इफ वी आर कंसीडरिंग द इफेक्ट ऑफ द ग्रेडियंट तो दिस विल बी द फॉर्मूला। तो ये v पे डिपेंड कर रहा, हाँ कर रहा है। f पे डिपेंड कर रहा, हाँ कर रहा है। रिएक्शन टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है। रिएक्शन टाइम पे ब्रेकिंग डिस्टेंस नहीं डिपेंड करती, देखो रिएक्शन टाइम पे डिपेंड करती है लैग डिस्टेंस। लैग डिस्टेंस विल डिपेंड अपॉन द रिएक्शन टाइम v इंटू टी आर। ब्रेकिंग डिस्टेंस में रिएक्शन टाइम से रिलेटेड कोई भी टर्म नहीं है। ग्रेडियंट पे डिपेंड कर रहा, हाँ कर रहा है। तो 2 3 4 आंसर इज गोइंग टू बी सी। 2 3 4 आंसर इज गोइंग टू बी सी। तो ऐसे क्वेश्चन आपके ईएससी में आते हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी देख ले रहे हैं और साथ साथ हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी देख ले रहे हैं। ग्रेडियंट वाला पॉइंट अभी डिस्कस करा देंगे, तो जो क्वेश्चन अभी आज नहीं हो पा रहे हैं वो हो जाएंगे। तो साइड डिस्टेंस क्या होता है, एसएसडी क्या होता है, लैग डिस्टेंस क्या होता है और ब्रेकिंग डिस्टेंस क्या होता है। लैग डिस्टेंस क्या होता है और ब्रेकिंग डिस्टेंस क्या होता है, इन सभी बातों पे हम लोगों ने चर्चा जो है वो कर ली है। इन सभी बातों पे हम लोगों ने अपने डिस्कशन को कंप्लीट कर लिया है। अब नाउ आई वांट कंफर्मेशन फ्रॉम ऑल ऑफ यू, यहां तक की सभी बातें सभी को बढ़िया तरीके से क्लियर है, वॉट एवर वी हैव डिस्कस्ड आज की क्लास में। समझ में आ गया मेरे भाई? बताओ, समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। मिलते हैं कल फॉर द फर्दर डिस्कशन। दिस वाज ऑल अबाउट फॉर दिस क्लास। तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको डिस्कस कर दी गई है, हाँ ठीक है। अभी तक क्लियर है टिल लेक्चर 5, सब आगे तक भी क्लियर रहेगा, चिंता मत करो। बट साथ साथ रिवीजन और क्वेश्चंस जरूर लगाते रहिए। गेट और ईएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो मिनिमम आपको लगाने ही लगाने हैं। ये क्वेश्चन लग जाए उसके बाद टाइम बचता है, आप कोई भी क्वेश्चन लगाइए, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। बट मिनिमम यू शुड डू गेट एंड ईएससी प्रीवियस ईयर, ठीक है। बिल्कुल बेटा बिल्कुल, आप लोग भी अपना ध्यान रखिए। अच्छे से मिलते हैं कल फुल एनर्जी के साथ फॉर द फर्दर डिस्कशन। दिस वाज ऑल अबाउट फॉर दिस क्लास। थैंक यू एवरीवन, कीप लर्निंग। थैंक यू बेटा।